सभी को जय जिनेन्द्र। एक बार फिर से सबका स्वागत है आज के जेनिन के इस सेशन में। और अपनी जो सीरीज चल रही है शांति पाठ प्रदर्शन, जिनेन्द्र वर्णी जी ने जो पुस्तक लिखी है उसके ऊपर। और उसमें अध्याय 9 से 12 पे चर्चा चल रही है। उसकी दो चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। आज ये तीसरा पार्ट है। डॉक्टर विभा जी इस पे आगे चर्चा करेंगी। और आज अपन विभा जी का इंट्रोडक्शन स्किप करके सीधे अपन चर्चा पे आगे जाएंगे। तो विभा जी, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। आप आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अपना अभी शेयर करती हूँ इसको। क्या आप सबको दिख रहा है? हाँ, नहीं। अब दिखाई दे रहा है। आप इसको प्ले कर लीजिए इसमें प्रेजेंटेशन हाँ। मोड में। पता नहीं मेरे स्क्रीन पे ये शेयर्ड नहीं आ रहा है, जबकि मैं शेयर कर चुकी हूँ। आई डोंट नहीं, नो व्हाई। अच्छा, आपने जब शेयर किया होगा तो या तो पूरी ऐप को ही आपको शेयर करना पड़ेगा। हो सकता है खाली आपने एक विंडो को ही शेयर किया हो। तो एक बार अनशेयर करके दोबारा शेयर करें, देखो। स्टॉप शेयर पहले कर दूँ ना? हाँ जी। हाँ जी। अगेन लेट मी शेयर इट। हाँ, तो ऐप का होगा ऑप्शन उसमें, या फिर डेस्कटॉप शेयरिंग का पूरा ऑप्शन होगा। तो आप पूरा डेस्कटॉप शेयर कर लीजिए। हाँ, अभी आपका पीपीटी दिख रहा है। फाइन, लेट मी डू इट लाइक दिस ओनली। ठीक है। मैं इसको शेयर। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ वन ऑन द राइट। हाँ, ये वाला। फाइन। हाँ, अभी परफेक्ट। ठीक है, ठीक है अभी। फाइन। हाँ। आज मैं 11th नंबर लेसन, ये जो हमारा चैप्टर है उसको करने जा रही हूँ। इसका नाम है कार्य कारण व्यवस्था। तो इसमें ये मैं 6 टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। तो इसके आगे अभी हम चलते हैं। इसको मैंने यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कार्य और कारण कैसे होता है। तो कारण से डिफरेंट कार्य दिखाने की कोशिश की है। और उसके बाद मेन अब का आता है, ये मैंने पुरानी स्लाइड में से लिया है। क्योंकि जब हमने इसका विवेक ज्ञान चैप्टर 9 किया था, तो उसके हमारे 5 टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किया था। कि बाह्य अभ्यंतर अनंत विस्तार जीव अजीव तत्वों का यथार्थ दर्शन मैं कैसे करूं। अभी मुझे जीव और अजीव में डिफरेंस नहीं पता चलता, तो मैं यथार्थ दर्शन कैसे करूं। ये केवल रेपिटेटिव है, सो दैट मुझे लगा कि मैं बता सकूं मैं कहाँ आज डिस्कस करूंगी। तो दूसरा हमने सोचा था, दूसरा ये पॉइंट था कि जब ये जीव और अजीव दो चीज है पदार्थ, तो और परंतु वो इतने एकम एक हो रहे हैं कि मुझे ये पता ही नहीं चलता मैं और मेरा अंश कितना है, और अजीव का और उसका अंश कितना है। तो 100 पर विवेक ज्ञान किया था हमने उसमें। तो जब हमने 100 पर विवेक ज्ञान किया, उसके बाद थर्ड पॉइंट किया था कि मेरे को सरप्राइज हो रहा था कि हमें होना चाहिए कि मैं इतनी महिमावान हूँ, इतनी स्वतंत्र चेतन तत्व हूँ, तो भी मैं इस अजीब तत्व के चंगुल में फंस गई हूँ। तो उससे कैसे छुटकारा मिले, दैट वाज द थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। चौथा प्रश्न क्या किया था लास्ट के 2 लेक्चर्स में, कि ये कैसी विधि है। ठीक है, मैं चंगुल में फंस चुकी हूँ, परंतु किस विधि से मैं इस प्रपंच का स्पर्श ना करते हुए, संसार का स्पर्श ना करते हुए, मैं केवल इसकी दृष्टा बनेगा। यहां तक हमने डिस्कस किया था। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका 5वां पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्य कारण व्यवस्था। क्या कि ये जो दोनों तत्व हैं, जीव और अजीव, ये दोनों किस प्रकार परस्पर मिलकर बाह्य अभ्यंतर प्रपंच, बाह्य का भी प्रपंच है, अंदर का भी प्रपंच है आत्मा का। तो इसमें मैं कैसे ये दोनों मिलके कार्य व्यवस्था को कैसे संचालन कर रहे हैं। तो इस संचालन चीज को हम ये किस हेडिंग के अंडर ले रहे हैं, कार्य कारण व्यवस्था। तो आज का टॉपिक है हमारा
कार्य कारण व्यवस्था। तो अब ये समझ में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कार्य किसे कहते हैं। काम, हम लोग सब ये कहते हैं, अंकल मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं मिलता, मुझे सुबह से रात तक काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, 1 मिनट टाइम नहीं मिलता, मरने की फुर्सत नहीं है, और यही सब हम स्लैंग्स बोलते हैं। परंतु क्या हमने ये सोचा, ये जो पांचवा प्रश्न था ये मैंने ऊपर लिखा है, परंतु ये कभी विचार किया कि काम या कार्य कहते किसे हैं, उसका अर्थ क्या है। हम क्या कहते हैं, हर समय में काम करना चाहता हूँ। आप देखिए किसी दिन बाई चांस कोई काम ना हो तो मैं कहती हूँ आज बोर हो गई, कुछ काम करने को ही नहीं था। तो हर समय मेरा रहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, परंतु इस बात से बिल्कुल बेखबर हूं कि जिसके पीछे मैं हर समय लगा रहता हूं उसमें मैं क्या रहा हूं। जो काम 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 की मैंने रट लगा रखी है उसमें एक्चुअली मैं कर क्या रही हूं और करना क्या चाहती हूँ, वास्तव में काम है क्या भला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस चीज के पीछे मैं पड़ी हुई हूँ, हर समय अपने को बिजी के दिखाती हूँ, वो है क्या भला। तो वो कहते हैं, वर्णी जी बहुत सुंदरता से बताते हैं हमें, काम कहते हैं स्व तथा पर किसी भी पदार्थ के स्थान परिवर्तन को या रूप परिवर्तन को। तो ये दो चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर को समझने में, पूरे टॉपिक को समझने में। क्या चीज दो है, स्थान परिवर्तन या रूप परिवर्तन। जब हम ये इन दोनों में से कुछ भी करते हैं किसी भी पदार्थ में तो उसको हम कार्य या काम कहते हैं। तो अब ये होता है, ठीक है आपने कहा कि रूप परिवर्तन या स्थान परिवर्तन को हम काम कहते हैं, परंतु काम ये क्या इंडिपेंडेंट है या किसी के कारण होता है, या मैं करती हूँ, या मेरे को किसी की हेल्प चाहिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर अब आता है कि कार्य करने के लिए जो व्यवस्था हो रही है तो वो क्या हो रही है। सबसे पहले हमें ये देखना है तो काम क्या है, काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा करता है, किसके लिए करता है, किसमें से करता है और किसके सहारे करता है। तो ये पांच प्रश्न हमें ढूंढने हैं। तो वो क्या कहते हैं, अगर तू शांति का उपासक है, वर्णी जी बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि अगर तू शांति का उपासक है तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि वस्तु में कर्ता कर्म, वस्तु में कार्य कारण की व्यवस्था क्या है, उसको मुझे समझना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि ज्ञान या आत्मा का है क्या चीज, स्वरूप क्या है। तो कहते हैं ज्ञान से तन्मय होने के कारण आत्मा को एक केवल जानने के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं है। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा रह सकती हूँ क्योंकि बाकी सब चीज तो फिक्स्ड है। तो मैं केवल ज्ञाता दृष्टा रह सकती हूँ, तो और इसके अतिरिक्त मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो वो क्या कहते हैं, अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया तो ये क्या है, जैसे हम लोग लगातार कहते हैं घट कुमार का काम। तो अगर मैं ये स्वीकार कर लेती हूँ कि ये मैं तो केवल ज्ञाता रह सकती हूँ, मैं केवल जान सकती हूँ, तो क्या हुआ, तो मैं को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि घट बनाना कुमार का काम नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल जानने वाली हूँ। इस तरह कुमार जानने वाला है, तो घट बनाना कुमार का काम नहीं है। परंतु जब मैं ऐसे समझने के लिए कोशिश करती हूँ तो मैं चिंता में पड़ जाती हूँ। फिर क्योंकि इतना अनंत काल का मेरा संस्कार है, फिर प्रश्न अपने आप से उठाती हूँ कि कुमार के बनाए बिना घट बना कैसे। वहां मैं मान रही हूं कि मेरा यही स्वभाव है, और फिर यही प्रश्न कर लेती हूँ कि कुमार के बनाए बिना घट बना कैसे। तो इस चीज को हमें समझने के लिए हमें पांच समवाय या पांच बातें या पांच कारण समझने पड़ेंगे। वो क्या पांच कारण है, वस्तु का स्वभाव, निमित्त, वस्तु का पुरुषार्थ, समय क्या नियतपना या कह दीजिए काललब्धि, या और पांचवा है कार्य या भवितव्य।
तो जब मैं ये 5 समवाय देखती हूँ, कारण देखती हूँ, बातें देखती हूँ, तो एक एक को पहले समझना बहुत जरूरी है कि क्या है ये, और इन पांचों की एकता से कैसे कार्य होता है। ये दो मेन प्रश्न हैं आज के लिए। तो अब आप देखिए, अब कार्य व्यवस्था को फिर हमने 5 भागों में जो समवाय दिए गए हैं उन्हीं में बांटा है कि वस्तु का स्वभाव है, निमित्त है, उसे पिक्चराइजेशन करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। वस्तु का पुरुषार्थ है, समय काल या काल लब्धि और भवितव्य है कि कार्य क्या हुआ। तो अब इस कार्य व्यवस्था को समझने के लिए हमें समवायों को समझना जरूरी है। और हमें ये देखना है, ये नहीं कि इसका, हमारे को ये नहीं देखना कि इसका एक के बाद एक कौन सा होना चाहिए। पांचों अंगों का इकट्ठा होना ही कार्य का, कार्य का होना है, भवितव्य का है। परंतु अगर या तो पांचों होंगे या एक भी नहीं होगा, ये नहीं हो कि 5 में से 4 हैं तो भी मेरा कार्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पांचों में से आगे पीछे, जैसे मैंने 1 2 3 4 करा है, अगर उसमें से उसको मैं रैंक उस तरह से ना कर पाऊं तो भी ऐसा कोई क्रम नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, ज्ञान में पूर्ण व्यवस्था, पांचों अंग देखने की शक्ति है। जब मेरे ज्ञान है तो ज्ञान में मैं पांचों को, अंगों को इकट्ठा देख लूंगी। परंतु जब मैं वचन से बोलूंगी तो एक अंग को एक दफा बोल पाऊंगी। इसीलिए जो हमारे जैन धर्म की शैली है, अनेकांतवाद या स्वादवाद, उसी से ये समझना बहुत जरूरी है। परंतु जब मैं ज्ञान में देखती हूँ तो पांचों समवायों को इकट्ठा देख सकती हूँ। तो अब हम एक एक करके लेंगे। वस्तु का स्वभाव। अब वस्तु का स्वभाव कैसा है, ये चाहे जड़ हो या चेतन हो, मैं यहाँ वस्तु ले रही हूं, मैं जीव अजीव नहीं ले रही हूँ या पुद्गल नहीं ले रही हूँ। तो उसमें उन्होंने इतनी सुंदर चीज बताई है कि वस्तु, हर वस्तु में परिवर्तनशील स्वभाव है। जब वो परिवर्तनशील स्वभाव, उसमें यहाँ वर्ड स्वभाव लिया गया है, इसलिए इसका मतलब है बाहर से वो परिवर्तन नहीं हो रही है, वो ऑटोमेटिक अंदर से हर वस्तु, चाहे वो पुद्गल है चाहे वो जीव है, उसमें परिणमन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी के करने से नहीं हो रहा, ये तो अपना उसकी कार्य व्यवस्था है। अब अगर हम इसको और डीपली समझने के लिए उसका नेगेटिव पॉइंट लें, जैसे हम ज्योमेट्री में जब बचपन में पढ़ते थे तो उस हाइपोथेसिस को रॉन्ग ले लेते थे और रॉन्ग को डिस्प्रूव कर लेते थे, इसलिए जो ठीक होता था वो प्रूफ हो जाता था। तो अगर मैं ये देखूं कि वस्तु में ऐसे अपने आप स्वयं परिवर्तन होने का स्वभाव ना होता तो क्या होता, लोक की कोई भी शक्ति उसमें परिवर्तन करवाने का में समर्थ नहीं होती। आप देखिए, मेरा स्वभाव सपोज आसमान में उड़ने का नहीं है, मैं नहीं उड़ सकती, तो मेरे को कोई भी उड़ा नहीं सकता, जस्ट विभाजन को। ये नहीं कि एयरप्लेन में चली गई ऐसे, वो तो उसका निमित्त पड़ गया, उसमें जाके चली गई, तो कोई समर्थ नहीं हो सकता अगर मेरा स्वभाव नहीं है। तो इसी तरह से, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जलने योग्य पदार्थ को ही जलाया जा सकता है, अभ्रक को नहीं जलाया जा सकता। तो अगर परिवर्तन करना वस्तु का स्वभाव नहीं होता तो लोक में कोई भी कार्य देखने में नहीं आता, लोक कुटस्थ हो जाता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, ये एक स्टैंड स्टिल हो जाता। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि किसी भी एक पदार्थ में, सपोज, ये एक मान के चलिए नेगेटिव फॉर्म में जिसे हम प्रूफ कर सकें, एक क्षणीय परिवर्तन रुक जाता, ठीक है, परिवर्तन मेरे को दिखता कि ये तो रुक गया, ये तो जो पहली समय की पर्याय थी वो अब दूसरे समय में है, परिवर्तन रुका हुआ दिखाई दिया होता, तो हम उसे स्वभाव ही नहीं कह सकते थे। क्योंकि जो वस्तु का स्वभाव है वो उस समय उस वस्तु में हमेशा के लिए है, और उस स्वभाव को ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई अच्छा कर सकता है, ना बुरा कर सकता। तो उन्होंने यही प्रूफ किया कि स्वभाव में कभी ऐसी बाधा नहीं पड़ती कि कभी तो वो दिखाई दे और कभी नहीं, ये तो स्वभाव की डेफिनेशन है कि कांस्टेंट वो रहेगा। तो उसमें फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निमित्त आता है, स्वभाव को हमें समझ आया,
परंतु आगे भी देखिए, वस्तु में स्वभाव से परिवर्तन तो हो सकता है, बट विकृत कार्य नहीं हो सकता। जहां मुझे निमित्त की जरूरत है, विकृत कार्य का क्या मतलब है? जो मैं चाहती हूँ, जो बाहर मैं चाहती हूँ, ये तो पुण्य पाप पे डिपेंड करेगा। विकृत कार्य जो है, जो बाहर का कार्य हमें दिखता है, वो कार्य विदाउट निमित्त नहीं होता। ये हम डेली सारा दिन हम निमित्त का रोल देखते हैं। तो आगे देखिएगा, कार्य किसी भी योग्य अन्य वस्तु का संयोग या निमित्त प्राप्त करके ही होता है। आप देखिए, सपोज मैंने आज ये मोबाइल उठा के यहां से वहां रखा, तो ये कार्य हुई क्योंकि क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। परंतु उसमें निमित्त क्या पड़ा? मेरा हाथ, मेरा विकल्प। तो उसमें निमित्त, अब हमारे को ये बहुत ज्यादा है सबके दिमागों में जनरली, ये नहीं कह रही, हमें ये लगता था कि निमित्त केवल उपस्थिति मात्र होता है और उसमें कोई उसकी चेंजेस नहीं होते। परंतु वर्णी जी ने इतना सुंदरता से एक्सप्लेन किया कि निमित्त केवल उपस्थिति मात्र हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्तु में कार्य परिवर्तन के समय उपस्थिति तो उस समय बहुत चीजों की है। आप देखिए, मेरा हाथ भी है, मेरा पैर भी है, मेरा दूसरा हाथ भी है, इतनी सारी चीजें उपस्थित हैं। परंतु निमित्त तो उन सब में से उसी को कहते हैं जो स्वयं भी उस परिवर्तन के अनुरूप ही इस कुछ कार्य करे। मेरे हाथ ने क्या कार्य किया कि किताब को या मोबाइल को मैंने यहां से उठा के यहां रखा, तो उस परिवर्तन को करने में मेरे हाथ ने कार्य कर रहा है जो हम आंखों से देख रहे हैं। तो करने की शक्ति विशेष गुण लेकर वहां आया हो, उसी को हम निमित्त कहते हैं। अब इसके आगे और चीज, क्योंकि हम ये समझते हैं निमित्त का कोई रोल नहीं होता बट उसकी प्रेजेंस जरूरी है। हम लोगों ने, शायद मैंने पहले ये समझ रखा था, ठीक है। तो अब इन्होंने बहुत सुंदरता से समझाया है किस अपेक्षा ये निमित्त है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस अपेक्षा उसको हम नहीं देखते हैं। जब हम ज्ञान धारा में चले जाते हैं तो हम उस चीज को मतलब नजरअंदाज कर सकते हैं। तो वर्णी जी ने बहुत, मैंने यहाँ पे वो पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया है, परंतु उन्होंने खेती का दृष्टांत दिया, उसको मैं एक छोटी सी उसमें बताती हूँ। जनरली हम क्या कहते हैं, किसान ने खेती करी, किसान खेती करता है, किसान फसल उपजाता है, हम लोग ये कहते हैं। तो उन्होंने किसान को भी दो भागों में डिवाइड किया, किसान आत्मा और किसान शरीर। परंतु आप बताइए, क्या किसान ने करा सच्ची में? अपने मन से पूछिए, क्या वहां बैल, हल, कुआं, रहड़, पानी, मिट्टी, बीज ये बगैर खेती हो सकती थी क्या? आप ये बताओ। आप कहेंगे, सच्ची में कहेंगे नहीं, क्योंकि आप देखते हैं इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि क्या कुम्हार घट बना सकता है? ठीक है। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल दोनों बिल्कुल एक से हैं। अब आप बताइए, किसान आत्मा ने केवल विकल्प किया कि मैं खेती करूंगा, मैं गेहूं उगाऊंगा। किसान शरीर ने कुछ हलचल की, कुछ इधर उधर किया, उनके साथ बैल आया, बैल, हल, कुएं, एक चीज दूसरी चीज का निमित्त पड़ी, और आखिर में आ गया मेरे पास जो भी मैं खेती कर रही थी, वीट, राइस, जो भी कर रही थी। परंतु आप इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ समझने की क्या चीज है, जो किसान है उसका शरीर है, आत्मा है, बैल बैल सब है, ये सब चीजें तो निमित्त रूप में आई। जो चीज जैसी है उसका स्वरूप वो ही रहा। परंतु बीज, बीज आपने डाला, उसमें से अंकुरित अंकुर निकला, और ठीक है बाकी चीजों के साथ रह के निकल पाया, परंतु बीज ने तो अपना वजूद ही खो दिया। उसके बाद बाकी सब चीजों को तो आप देख लेंगे, परंतु बीज बीच में ना रहकर वो तो एक पेड़ बन गया। तो आपको यहाँ कहना पड़ेगा कि बाकी सातों चीज, बाकी आठों चीज निमित्त रूप में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, परंतु बीज के बगैर तो ये निमित्त भी नहीं है।
जब कार्य हो जाता है तो उसमें जो हमारे को हेल्पर्स हुए उनको मैंने निमित्त कहा, परंतु जब कार्य नहीं होता तो वो निमित्त निमित्त भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो अगर मैंने उस पूजा पाठ को परंपरा से मेरे सम्यक दर्शन के में हेल्पफुल हो सकते हैं, परंतु जब उस पूजा पाठ की वजह से मेरे वस्तु स्वरूप की खोज हुई, मेरा अनुभव हुआ, तब मैंने उस पूजा पाठ को निमित्त कहा। बिल्कुल उसी तरह से कुमार, भगवान कहते हैं यहाँ समय सारजी में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि कुम्हार चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, अनुभवी हो या नहीं हो, कर्म धारा में हो या ज्ञान धारा पूर्णता पे आ रही हो, उपादान रूप से या निमित्त रूप से, चारों चीज हमें बहुत ध्यान से देखना है। अमृतचंद आचार्य कहते क्या है, ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी घट नहीं बना सकता, उपादान रूप से भी नहीं और पर रूप निमित्त रूप से भी नहीं बना सकता। तो ज्ञानी, उन्होंने क्या कहा, ज्ञानी में तो वो कर्तापना आएगा ही नहीं, इसलिए ज्ञानी को तो बोला ही नहीं यहाँ पे। परंतु अज्ञानी भी निमित्त रूप से यदि कुछ कर सकता है तो केवल घट बनाने का विकल्प ही कर सकता है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए कि निमित्त क्या है, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। जो स्वतंत्र दृष्टि से देखेंगे तो हम निमित्त को भी नहीं देखेंगे, लक्ष्य मेरी आत्मा में रहेगा। जब मैं परतंत्र दृष्टि से देखूंगी तो हाँ, ये सारे के सारे निमित्त देखूंगी। डिपेंडेंट, परतंत्र इज डिपेंडेंट, स्वतंत्र इज मैं अपने आप में पूर्ण। अब देखिए खेती के दृष्टांत में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्या। किसान के निमित्त से शरीर, मतलब किसान का ही शरीर, और शरीर की प्रेरणा से बैल, बैल के निमित्त से हल, रहट, इस प्रकार अपना अपना सब कार्य कर रहे हैं। तो क्या हुआ, परंतु यह तो दृष्टि विकल्पात्मक है, परतंत्र है। इस दृष्टि को परतंत्र शब्द में कहा गया है। और जो अलौकिक दृष्टि थी, जो मेरी अपनी ज्ञान धारा की दृष्टि थी, उसे स्वतंत्र शब्द से उन्होंने संबोधित किया है। तो परंतु क्या मैं कहूं परतंत्र दृष्टि गलत है, क्या मैं कहूं स्वतंत्र दृष्टि गलत है? नहीं, दोनों में से एक भी दृष्टि गलत नहीं है। अपने अपने स्थान पे जो मेरा देखने का तरीका है, नए है, ज्ञान धारा से देख रही हूँ, कर्म धारा से देख रही हूँ, दोनों अपने अपने स्थान पे सत्य हैं। परंतु मेरे को क्या प्राप्त करना है, मेरा क्या लक्ष्य है, जो बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, मेरा लक्ष्य तो शांति प्राप्त करने का है। तो शांति कभी भी विकल्प में शांति नहीं है, शांति हमेशा अपने अनुभव में है, क्योंकि शांति मेरी आत्मा में है। बाहर की किसी चीज में तो शांति है ही नहीं, और जहां जो चीज नहीं है वहां से मैं ले नहीं सकती। तो इसलिए जो दृष्टि से सिद्ध होता है शांति का, मैं उसी को अपना कर्तव्य मानूंगी, दूसरे को अपना कर्तव्य नहीं मानूंगी। जबकि अपनी मैं कल तीसरी या चौथी दफा रिपीट कर रही हूँ, जबकि अपनी आंखों से विकल्पात्मक निमित्त उपादान की मैत्री ही दिखाई देती। तो क्या कहा, शांति पथ में केवल एक स्वतंत्र दृष्टि ही लक्ष्य में रहती है, परतंत्र नहीं। और लक्ष्य में ना रहने मात्र से परतंत्र दृष्टि के आधार पर निमित्त की निमित्तता का लोप नहीं हो जाता। ये दूसरी चीज जो है उसे मुझे बहुत अच्छे से समझना है। तो एक दफा हम एकांतवादी हो जाते हैं कि आपने तो स्वतंत्र 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 कहा, आत्मा में नहीं रहने को कहा, तो ठीक है, बाकी के निमित्त कोई निमित्त नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा वो परतंत्र दृष्टि है, परंतु उसमें उसका निमित्तता का लोप नहीं हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने को, नहीं तो हम एकांतवादी हो जाए। अब देखिए उन्होंने फिर प्रश्न किया, बहुत सुंदर, क्या निमित्त को हटाने और मिलाने वाला तू कौन है? सब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा
कि निमित्त के हटाने के सर्व विकल्प दूर हो जाएंगे, विशाल दृष्टि हो जाए और ज्ञाता दृष्टा मात्र मैं रह जाऊं, तो क्या होगा? सॉरी, ये क्या हुआ? ठीक आ रहा है, विभाज सही चल रहा है। अच्छा, आपको दिख रहा है मेरे पास से चली गई? हाँ नहीं, ये स्क्रीन वही है, निमित्त को हटाने नहीं, कोई वाले या नेट की मिलाने वाला प्रॉब्लम टू है कौन क्या? है। नहीं, मेरे पास से तो जा चुकी है। तो दोबारा से नहीं, स्टॉप शेयरिंग दोबारा करके। शेयर करूं? हाँ, स्टॉप शेयरिंग करके वापस करिए। मेरे पास केवल आपकी फोटो आ रही है, वो स्लाइड्स नहीं आ रही। माइट बी उसका प्रॉब्लम कोई तो कुछ हो गया होगा टेक्निकल ग्लिच, कोई बात नेट नहीं, नेट दोबारा का शेयर कर प्रॉब्लम लीजिए है। आप, है ना। हाँ, मैं दोबारा करती हूँ। शेयर हो गई है आपकी ठीक है, स्क्रीन, अब आ आप। गया। आई थिंक हाँ, नाउ इट हैज कम। करेक्ट। नाउ इट हैज कम। फाइन। नाउ व्हाट आई हैव टू से इज कि उन्होंने प्रश्न किया, निमित्त को हटाने वाला जुड़ाने वाला तू कौन है, ये बता। तो उन्होंने कहा, अगर मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाऊं तो ये विकल्प ही नहीं है। परंतु आज मेरी सिचुएशन क्या है, आज हमारे विकल्पों का मूल क्या है? मैं कूप मंडूक बने हुए परतंत्र दृष्टि रखता हूं कि ये विकल्प कर देंगे, नीरज जी मुझे हेल्प कर देंगे, स्वाति जी कर देंगी, ये एसी होगा तो मैं अच्छा होऊंगा। मैं केवल विकल्पों के कूप मंडूक बनी हुई हूं और मेरी दृष्टि परतंत्र ही है। परंतु इसी कारण से, परतंत्रता के कारण से, मेरे में कर्ता पने का अहंकार होता है। जो अगर अनुभव हमें करना है, सम्यक प्राप्त करना है, तो ये कर्ता पने को सबसे पहले त्यागना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि परतंत्र दृष्टि को संकुचित करने का निषेध किया जा रहा है, परंतु सर्वथा निषेध करने का नहीं कहा गया है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि धीरे धीरे कर्म धारा से हम ज्ञान धारा में आएंगे। तो अगर पहली स्टेज पे सर्वथा निषेध कर देंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूजन में दिया, दोनों दृष्टियों में स्वतंत्र दृष्टि ही इस मार्ग में अत्यंत उपादेय है, हितकर है, और साधारण रूप से परतंत्र दृष्टि महान अनिष्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे अनिष्ट मानूंगी, मैं अभी कार्य कर रही हूं, परंतु मैं जब अगर उसे माना कि ये मेरे को अनुभव करने में बाधक है, तो मैं उसके धीरे धीरे जो चीज नुकसान की है उसे धीरे धीरे हटाने की कोशिश करूंगी, उससे हटने की कोशिश करूंगी, और जो चीज मेरी उपादेय है उसमें जाने की कोशिश करूंगी। तो इसीलिए इस तरह से इसको लिखा गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ को भी यहाँ थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, ये आप लोग समझ सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद पुरुषार्थ का आता है। तो उन्होंने क्या कहा, पुरुषार्थ, अच्छा ये सोचिए, हम पुरुषार्थ रोजमर्रा के जीवन में क्या कहते हैं? जो भी इच्छा पूर्वक होने वाला जो प्रयत्न या प्रवृत्ति है, वो पुरुषार्थ कहलाता है। व्यवहारिक जीवन, उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। परंतु उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक, जो हम सब नहीं जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ प्रति समय कोई ना कोई अपने आप पुरुषार्थ कर रहा है। अब इसमें प्रत्येक पदार्थ का मतलब है जीव अजीव दोनों को लिया गया है। और क्यों प्रति समय उन्होंने कहा कि पाया जाता है ये पुरुषार्थ? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ चाहे जड़ हो या चेतन, छोटा हो या बड़ी, अपनी एक आस्था विशेष को तज कर, अवस्था विशेष को तज कर दूसरी अवस्था में धारण करने करता है, एक स्थान को तज कर दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसी को उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। आप देखिए, जनरल भी अगर हम समझें, तो जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या एक, आप देखिए बुक है, काफी दिन बाद वो खराब होने लगती है। कोई भी आपका पुद्गल है वो भी अपना चेंज कर लेता है, रूप चेंज कर लेता है। आत्मा है वो भी, उसमें भी हर समय का परिणमन है। तो ये जो उनका स्वतः है, उसे पुरुषार्थ कहा गया। तो क्या कहा उन्होंने, जो काम लाखों व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते, वे एक अणु कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चेतन को, चेतन के बारे में पहले बात करूं,
तो मैं विचारशील हूं। तो इसका मतलब मेरा जो पुरुषार्थ है विचारणाओं के रूप में है, परंतु वो विचार इंद्रियों के गोचर नहीं है। परमाणु जो जड़ है अथा उसका जो पुरुषार्थ है वो भी जड़ात्मक है, इंद्रिय गोचर है। परंतु ये पुरुषार्थ कह रहे हैं, जो स्वाभाविक पुरुषार्थ है वो हम चाहे तो वो हम लोग कोई भी कर नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उसका कंक्लूजन क्या निकाला कि प्रत्येक पदार्थ में पुरुषार्थ होता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। अंतर केवल इतना है कि जड़ का पुरुषार्थ जो है जड़ात्मक है, जड़ में उसी पदार्थ में होता रहता है, और चेतन का पुरुषार्थ चेतनात्मक है कि वो आत्मा में होता रहता है। तो उन्होंने क्या कहा, यदि कोई पदार्थ स्वयं अपने अंदर, ये हमें बहुत समझने की चीज है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी पदार्थ अपने अंदर अपने द्वारा अपने लिए नवीन अवस्था को उत्पन्न करने के प्रति ना झुके, ठीक है, पहले तो वो झुकता है तो उसे हमने परिणमन कह दिया। अब वो नेगेटिव फॉर्म में हमें समझाना चाह रहे हैं कि सपोज 1 मिनट के लिए मैं मानूं कि वो नहीं झुकता, तो पुरानी अवस्था तो विनष्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब वह पदार्थ अवस्था विहीन हो जाएगा, और ऐसा हो जाए तो विश्व में कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये अवस्था चेंज जो है वो तो हर समय हो रही है। अब जो पहली लाइन है, अपने अंदर अपने द्वारा अपने लिए, इसका मतलब पदार्थ स्वयं परिपूर्ण है, इस पुरुषार्थ को करने के लिए उसको बाहर की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्ण है। तो अगर आगम भाषा में कहें तो सर्व पदार्थों में वीर्य नाम का एक सामान्य गुण होता है, ये तो हमने जनरल वाणी जी ने समझाया। परंतु अगर हम आगम की भाषा में करें तो वीर्य नाम का एक गुण होता है जो जिसका हम सबको पता है। तो उन्होंने क्या कहा, जड़ का वीर्य जो है, वो गुण जो है वो जड़ात्मक है, और चेतन का चेतनात्मक है। तो इस वीर्य गुण को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जब उससे प्रवृत्ति विशेष होती है तो उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। अगर हम आगम भाषा में करें तो वीर्य गुण से की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हमने पुरुषार्थ कहा। अगर हम ये समझते हैं तो हमें और क्या समझना है। अभी इसी पुरुषार्थ को आगे बताया गया है, क्योंकि हमने कहा कि वो स्वयं हो रहा है और वो उसका स्वाभाविक गुण। तो क्या कहते हैं, जो परिणमन करे सो करता है, ये अभी हम इसमें चेतन अचेतन में लगाएंगे। जो परिणमन करे वो करता है, जो अपने आप में परिणमन होता जा रहा है हम उसी को करता कहेंगे। उसका जो परिणमन, जो उसका फल मिल रहा है वो कर्म या कार्य कहलाता है। और जो उसकी एक अवस्था को, पहले का उत्पाद वह द्रव्य हम हमेशा बोलते हैं, तो पहली अवस्था को तजकर जब दूसरी अवस्था में प्रवेश होता है तो उस क्रिया उसको हम क्रिया कहते हैं। तो अब हम इन 3 वर्ड्स को लेके उसके परिणमन और परिणति में डिफरेंस बताएंगे, जो कि क्या परिणमन पुरुषार्थ है या परिणति पुरुषार्थ। तो हम इसको डिफरेंस करना है, जो पंडित जी ने बहुत खूबसूरती से किया है कि परिणति तो क्रिया है। परिणति क्रिया है, क्रिया का मतलब क्या है, जो आउटकम है उस, नहीं सॉरी, जिस तरह से वो हो रहा है। परिणति क्या है, उसका सारा पुरुषार्थ है, वो जो जो आप करता चला जा रहा है वो ही, जिस तरह से वो कार्य आया, लास्ट का फल आया, उसको हम परिणति कहते हैं। और परिणमन जो है वो उसका लास्ट स्टेज है, कार्य। तो अर्थात जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई उसे परिणमन कहा। क्या मतलब, वो कार्य है, वो उसका फल है, तो उसे परिणमन कहा। और जिस प्रक्रिया से वो आपका नवीन पर्याय उत्पन्न हुई उसका उस खोज का विशेष का नाम है। तो उसी को, बस वस्तु की इस परिणति को, जिस प्रोसेस से वो कार्य उत्पन्न हुआ, आउटकम आया, उसी को हमने पुरुषार्थ कहा गया है, उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हमने क्या समझा कि परिणति को पुरुषार्थ कहा और बाकी को नहीं कहा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, वस्तु की इस अपनी परिणति रूप पुरुषार्थ
के अभाव में वस्तु की अवस्थाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना असंभव है, और उसके कारण पुरुषार्थ भी कार्य अवस्था का एक अंग अवश्य है। क्या हम इसको समझ रहे हैं? अगर मेरे में परिणति रूप पुरुषार्थ ना, ये प्रोसेस ना हो, तो क्या होगा? क्या होगा? उसमें किसी भी जो मेरी अवस्थाएं हैं, जो एक समय की अवस्था है वही दूसरे में रह जाएगी, वही तीसरे में हो जाएगी। तो ये पुरुषार्थ का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो पुरुषार्थ को हमने क्या कहा? कार्य कारण व्यवस्था का एक अंग माना। वो तीसरा अंग है, वो पुरुषार्थ ही है। परंतु ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत सुंदर है, कि इसका यह अर्थ नहीं कि पुरुषार्थ ही पर्याप्त है, क्योंकि निमित्त क्योंकि निमित्त आदि अन्य अंगों के अभाव में वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप बताइए कि क्या है, कि क्या कहा उन्होंने? परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पुरुषार्थ ही पर्याप्त है। तो जिस तरह से पुरुषार्थ को डिफाइन किया गया है, हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य में हम पुरुषार्थ करते चले जाएं, पुरुषार्थ करते जाएं, तो बस मैं जितना ज्यादा पुरुषार्थ करूंगी उतना मेरा जो होगा कार्य होगा वो बहुत सुंदर। उन्होंने उस चीज को मना किया। उन्होंने क्या कहा? पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, स्वभाव भी बहुत जरूरी है। ठीक है। उन्होंने निमित्त भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने लास्ट में, इसलिए क्योंकि हमें, जिससे कि हमें गलत फहमी ना हो, तो उन्होंने क्या कहा? कि उसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुषार्थ ही पर्याप्त है, क्योंकि जो बाकी बाकी चार रह गए हैं, तो बाकी जो चार समवाय हैं, उन अंकों के अभाव में ये अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। आप सोच के देखो कि कोई किसी वस्तु का, जैसे इन्होंने अभ्रक का एग्जाम्पल दिया, तो अभ्रक का अगर स्वभाव जलने का नहीं है, तो क्या मैं अभ्रक को जला सकती हूँ? नहीं। तो मैं क्या कहूंगी? स्वभाव बहुत जरूरी है। स्वभाव के बगैर तो ना पुरुषार्थ काम आएगा, ना आपका क्या काम आएगा, निमित्त काम आएगा। अभी हम आगे देखेंगे नियति और वक्तव्य, वो भी कुछ काम नहीं आए। पहले को हमने ये कहा। दूसरे में अगर मैं कहूं कि पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, पुरुषार्थ करूंगी तो सब कुछ हो सकता है, तो वो प्रश्न कहते हैं कि तू अभ्रक को पुरुषार्थ कर, पूरा अपना लगा, तू जला के दिखा दे। अगर तू जला सकता है तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि वो जल ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को पुरुषार्थ बेकार जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप अगर रेते में से लड्डू बना के दिखाइए या रोटी बना के दिखाइए, अगर उसका स्वभाव नहीं है तो पुरुषार्थ में कितना भी कर लूं, परंतु रोटी नहीं बना पाऊंगी। वो कहते हैं उसमें निमित्त भी जुड़ा देते हैं, चकला बेलन भी दे देते हैं, कढ़ाई भी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। जरा आप उसमें से लड्डू बना के या रोटी बना के दिखाइए तो सही। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहेंगे? अभी नियति और भवितव्यता हम अगले सेशन में करेंगे, बहुत ही बढ़िया सेशन है वो वाला भी, कि हमें पता चलेगा कि, और उसमें फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, कि पांचों का होना जरूरी है। जैसे कि इसमें मैंने शुरू की स्लाइड में बोला था, शुरू की स्लाइड में हमने क्या बोला था? कि पांचों का होना बहुत जरूरी है। एक में भी हम ये नहीं कह सकते कि वस्तु का स्वभाव ही जरूरी है। देखिए, हमने सबसे पहले स्टार्ट ही यही बात की थी कि इनके होने या ना होने में कोई क्रम जरूरी नहीं है, कि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले वस्तु का स्वभाव किया फिर वो किया, कि ये भी इनकी अवेलेबिलिटी भी इसी क्रम में है। ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि पांचों के होने से ही कार्य होगा, भवितव्य होगा। अगर उनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? परंतु अभी तो मैंने बोला एक भी मिसिंग होगा तो नहीं होगा, परंतु ये मान के चलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्य हो जाए और पांचों ना हो। जब पांचों होंगे तभी भवितव्य होगा। तो इसीलिए कहा, क्योंकि मैं अनेकांतवाद स्वाद्वाद के कथन शैली से वर्णी जी चल रहे हैं, कि एक समय में वचन अपेक्षा एक ही चीज को डिफाइन कर सकते हैं, तो बार बार वो हर चीज को बताने के बाद कहते हैं, इसका मतलब ये मत मान लेना
कि खाली वस्तु के स्वभाव से कार्य हो जाएगा, तो ये मत मान लेना निमित्त से हो जाएगा, तो ये मत मान लेना पुरुषार्थ से हो जाएगा, तो ये मत मान लेना कि नियति से या भवितव्य से हो जाएगा। बार बार जैसे, क्योंकि हम लोग अभी इतना नहीं समझ पाते हैं, तो बार बार हमें वो याद दिलवा रहे हैं कि एक की प्रेजेंस हो ही नहीं सकती। अगर कार्य हो तो सबकी प्रेजेंस होगी, और बस एक ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सबका उसके साथ होना इम्पोर्टेंट है। ये तो हम मुख्यता और गौणता की दृष्टि से ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे वचन में है नहीं कि पांचों को इकट्ठा डिस्कस करें, तो हमें एक को मुख्य करना पड़ता है, और बाकियों का ये नहीं कि बाकी चीज है नहीं, बाकियों को गौण करके बताना पड़ता है उसको। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम लेना चाहती हूँ, और विराम लेके सभी को सादर जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर भाजी, आपने बहुत अच्छे से समझाया और काफ़ी कुछ समझ में भी आया। अ, तो इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हुए कमल अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें और कुछ ऐड करें। अच्छा, अब ये स्टॉप हो गया है ना मैंने कर दिया, शेयरिंग? यहाँ से मैंने कर हाँ दिया स्टॉप ठीक। शेयरिंग। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूँगा कि ये पहला मौका है कि जब विभाजी का विभाजी की प्रस्तुति जल्दी 45 खत्म हो मिनट से गई। कम, मेरी 35 मिनट में पूरी हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नहीं, मैं भी एक माइलस्टोन है मेरे एग्जाम्पल और जीवन में। देना चाह रही थी, बट मुझे लगा नहीं, आज तो रिकॉर्ड बीट कर ही दे। हाँ, नहीं तो ये इसका नहीं, ये ऐसे ही नहीं, ये उपलब्धि ऐसे ही नहीं हासिल हुई है। ये उपलब्धि हुई है जो हमारी विषय वस्तु है, उस पर आपने जो गहन चिंतन किया है और इसको पूरी तरह से आपने बिल्कुल आत्मसात किया है, इसके तथ्य को, इसके कथ्य को। उसके कारण ये संभव हुआ है कि इतने कम समय में आप इतनी अच्छी प्रस्तुति कर सके। ऐसे ही संभव नहीं था क्योंकि विषय जटिल था और इसमें बहुत सी गूढ़ बातें थी जिनका आपने बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित किया, तो इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। तो आपने कुछ छोड़ा नहीं है मेरे लिए कहने के लिए, बस मैं एक आध हल्की फुल्की चीजों की ओर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें जो शुरू में ही वो दे देते हैं कि क्या इसमें यानी कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैंडल करेंगे। तो इसमें जो 11वें अध्याय में अ, 5वें नंबर पर है, तो इसमें लिखा है निमित्तोपादन मैत्री। आपकी जो स्लाइड है उसमें शायद या तो टाइपोग्राफिकल एरर है या इस शब्द को समझने में कुछ अंतर हुआ है। तो उसमें निमित्तोपावन लिखा है। तो निमित्त, ये भी जो पुस्तक में भी जिस रूप में दिया है ये भी अशुद्ध है। होना चाहिए निमित्तोपादान मैत्री। निमित्त और उपादान? नहीं, हाँ, मेरे में तो निमित्तोपावन लिखा है। निमित्तोपादन। हाँ, तो उस बार ऊ आ गया ना निमित्त के हाँ, साथ। नहीं, एक ये पावन लिखा है, निमित्तोपावन लिखा है इसमें। अच्छा, मेरे हाँ, में पादन है बुक में। हो सकता है मेरी स्लाइड में नहीं मैंने नहीं, गलती कर दी। बुक में पादन है। होना चाहिए पादान। और आपकी एक स्लाइड में निमित्तो पावन है, वाह, दर्ज ओह, कीजिए। वो मेरे से टाइपिंग एरर है। वो वो मेरी टाइपोग्राफिकल है। टाइपिंग एरर है, अगर तो पावन आ ये गया है। निमित्त और उपादान की मैत्री की बात हो रही है। हाँ, निमित्त और तो इसमें उपादान की हाँ, मैत्री है। हाँ, तो उपादान जो खेती का उसमें उदाहरण दिया गया है, तो उपादान उसमें बीज है जिसका परिणमन होता है पौधे के रूप में, और बाकी सब जो उसके सहायक हैं किसान और बैल वगैरह, तो वो सब निमित्त हैं। तो इसका एक सिद्धांत रूप में और उसके दृष्टांत के रूप में, यानी दृष्टांत और दार्ष्टान्त दो बातें दो होती हैं। फर्क होता हाँ, हाँ, तो दार्ष्टान्त वो होता है जो आपको कहना है, जो आपका स्टेटमेंट है, और उसको इलस्ट्रेट करने के लिए जो आप देते हैं वो दृष्टांत होता है।
तो दूसरा श्लोक है इष्टोपदेश का। योग्योपादेन योगेन दृषद स्वर्णता मता। उसका अर्थ हुआ कि योग्य उपादान, उपादान भी सभी, जैसे आपने उदाहरण दिया कि बालू से आप तेल नहीं निकाल सकते या बालू से आप रोटी नहीं बना सकते, तो उपादान योग्य होना चाहिए। तो योग्योपादेन, योग्य उपादान के द्वारा, योगेन, योगेन शब्द में निहित है कि जो उसके लिए आवश्यक सहायक एजेंट्स हैं, उनका वहां पर होना, उनके द्वारा, उनके योग से होना, है ना। तो योग्योपादेन योगेन दृषद, दृषद का मतलब है जो ओर होती है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें से कोई आप मेटल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो दृषद स्वर्णता को प्राप्त कर लेता है। माने ऐसा माना जाता है, यानी स्वर्णता उसकी पहचानी जाती है। तो उसके अंदर जो गोल्ड का कंटेंट है, वो एक तो उपादान स्वयं होना चाहिए योग्य, जिसमें कि रिक्विजिट कॉन्सेंट्रेशन में गोल्ड हो, और दूसरा उसके लिए पूरी एक सीक्वेंस होती है कि कैसे उसको माइन किया जाएगा, कैसे उसमें से कौन कौन से उसमें प्रोसेसेस इस्तेमाल करके, इक्विपमेंट इस्तेमाल करके जो सोना है उसका वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो तब जाके वो स्वर्णता को प्राप्त कर। तो ये इसमें आवश्यक है। तो इन सब का आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से वो उनका संबंध होता है आपस में। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है जिसको आपने टच किया है, वो ये है कि जैसे कि खेती में ही इतने सारे निमित्त मिले, लेकिन उन निमित्तों के बीच में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, तो एक पूरी श्रृंखला बन जाती है पूरी कि, श्रृंखला। हाँ, कि किसान किसी की, एक स्लाइड में किसान, मैंने हाँ, लिखा है, बहुत, किसी तो एक स्लाइड बहुत, में लिखा है। हाँ, बहुत, यानी दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। वेरी और डिफिकल्ट पॉइंट। ये मुझे बहुत ही स्ट्राइक किया, तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं कहा है, लेकिन ये एक ऐसी विचारणीय एक बिंदु है कि निमित्तों का भी पूरा एक बहुत ही रेगुलेटेड एक सीक्वेंस है कि उसमें किस तरह से वो सब चलते हैं, और एक एक दूसरे को ट्रिगर करता है। जैसे कि अगर आप उसका कोई रूपक ढूंढे, तो वो जैसे कि 9 पिंस जो होती है ना, वो सब एक दूसरे को गिराती हुई चली जाती हैं, है ना। आपने देखा होगा आपकी ना आवाज कि, बहुत कम आ रही है आज, पता नहीं क्यों। अच्छा, बहुत नहीं, क्लियर ठीक आ नहीं, रही हमें है, ठीक आ ठीक आ रही रही है। है, ठीक आ रही हैं? है, ठीक आ रही है अच्छा। डॉक्टर बाबा, आपकी तरफ शायद मेरे थोड़ी सी फोन, दिक्कत होगी। हाँ हाँ, मेरे ठीक आ में रही है तो आवाज। ठीक है। सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ विशाल? अंकल, बिल्कुल, हाँ हाँ अंकल आ रही है, ठीक क्लियर है। आ रही है। तो जैसे कि 9 पिंस का होता है ना, कि आपने रोल किया उसमें, जो उसकी गोला होता है वो आपने फेंका, और वो एक को ट्रिगर, एक को उसने टच किया, उससे दूसरे को किया, तीसरे को किया, तो उस तरह से जाके फिर वो आखिर सब डोमिनोज की तरह से सब वो गिर जाते हैं। इसमें वर्णी जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर 7 निमित्त बता रहे हैं तो हर जने का 1/7 1/7 1/7 कर लो। तो फिर हाँ। आर्ग्यू किया गया, तो वो बहुत अच्छा हम्म। बताया निमित्त नैमित्तिक हम्म। संबंध इन्होंने। हाँ, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता ना उसमें। हाँ नहीं हो तो सकता, बट उन्होंने आर्ग्यू करने के लिए बताया है। हाँ, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तभी तो वो बीज नाराज होता है ना कि ठीक है, हाँ, तो मेरा मेरा क्या है, यानी मैं तो ये- बिल्कुल, मैंने तो अपना सर्वस्व ही तभी तो आहुति दे उसे दी, फिर उपादान कह सर्वस्व दिया की और आहुति दे बाकियों को दी। निमित्त की कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा ये कि निमित्त को हम एक तरह से, वरुण जी ने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप, उन्होंने ये बताया है कि जो हमारा प्रयोजनीय निमित्त है, यानी उपस्थिति, जो जिसकी उपस्थिति प्रयोजनीय है, वो कुछ पर्पस सर्व कर रही है, उसी को हम निमित्त मानेंगे। निमित्त कहते हैं। और उसको उन्होंने कहा है कि उसमें जो अपेक्षित परिवर्तन है, उसके अनुरूप स्वयं भी उसमें कुछ परिवर्तन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अनअफेक्टेड नहीं रहता,
सामान्यतया ये माना जाता है कि निमित्त अनअफेक्टेड है, लेकिन निमित्त भी अनअफेक्टेड नहीं है, पर वो उस स्टेट में फिर से वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। उसमें जो चेंज होता है वो चेंज ड्यूरेबल नहीं होता। तो जिनका बट वो कुछ चेंज विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है। विजिबल नहीं है। हाँ। नहीं, विजिबल हो या ना हो, विजिबल हो भी सकता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जिनका थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड है वो समझेंगे इसको कि कैटलिस्ट जो है, तो कैटलिस्ट ऑल्सो एंटर्स इनटू इवन रिएक्शन, बट देन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। सब में होता है कि वो एडिशन हो गया या कुछ और चेंज हो गए और फिर उसके बाद वापस आ जाता है अपनी स्थिति में। तो कैटेलिटिक चेंज की तरह से हम निमित्त का रोल ले सकते हैं कि उसमें स्वयं भी थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर वो वापस आ गया प्लस में स्टेट में। और एक और बात इसमें विचारणीय है, वो उन्होंने दो अंतर बताए हैं परिणमन में, कि एक तो वैश्रसिक है और दूसरा प्रायोगिक है। तो वैश्रसिक परिणमन जो होता है वो निमित्त अनपेक्ष है। उसके लिए कुछ और नहीं चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो इंटरनल फिशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा हमेशा, उसे किसी और चीज की अपेक्षा नहीं है, वो स्वतंत्र है पूर्णतया। उसकी रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे घटती चली जाती है और एक निश्चित पीरियड होता है जिसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, उस हाफ लाइफ पीरियड में वो आधी रह जाती है। वो वेरी कर सकता है, किसी का हाफ लाइफ पीरियड कुछ सेकंड्स का होगा, वो बहुत ही अनस्टेबल रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा, और किसी का मिलियंस ऑफ ईयर्स हो सकता है, जिसको कि हम फिर जियोलॉजी में हमारे क्षेत्र में उसको फिर हम एज नापने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं विषयांतर कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिनमें किसी और के योगदान की अपेक्षा नहीं होती, वो स्वभावगत, उनको वैश्विक कहते हैं। जैसे कि बादलों का उसमें घर्षण से उत्पन्न होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, उनका जो शब्द है, बादलों का जो शब्द है, गर्जना का जो शब्द है उनका, वो वैश्विक, ये उदाहरण भी दिया है उन्होंने। लेकिन बांसुरी में हम जब फूंक से बजाते हैं तो जो वो शब्द उत्पन्न होता है वो प्रायोगिक है। तो ध्वनियों में, शब्दों में इसका अंतर किया जाता है कि वैश्विक है कि प्रायोगिक है। फिर प्रायोगिक में सब और अंतर होते हैं, तत्, वितत, सुषेर वगैरह वगैरह वगैरह, कि किस तरह से किया, तार से किया, बो से किया, या बांसुरी से इसमें फूंक के किया। तो वो सब उनके शब्दों के अंतर है। फिर एक वो होता है कि भाषागत है कि भाषा से परे हैं, वगैरह वगैरह। तो यानी उनमें फिर हम परिवर्तन इसी तरह से परिणमन का है कि परिणमन दो तरह के हैं, एक वैश्विक है और दूसरा प्रायोगिक है। तो ये घट और पट का निर्माण, ये चटाई बुनना, कोई भी हम काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, तो ये सारे के सारे प्रायोगिक हैं। और एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जहां वस्तु अपने स्वभाव से हट गई है, उसमें विभागीय विभावी परिणमन हुआ है, तो फिर अपने स्वभाव में लौटने का जो परिणमन है उसका, वो स्वतंत्र परिणमन। जैसे कि आपने ये पहले भी ये उदाहरण आ चुका है कि पानी को आग के संयोग से गर्म कर दिया, तो वो उसमें विभावी परिणमन हो गया। फिर आपने उसे छोड़ दिया रखा हुआ,
तो धीरे 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 वो अपने स्वभाव में वापस आ जाता है। तो उस परिणमन में किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं है। ये एक दो चीज थी। ये दिस इज नॉट अ करेक्शन, दिस इज जस्ट एन elaboration and हम्म। clarification of the concept which is underlying this presentation. धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थोड़ा जटिल विषय है और उसको पढ़ना समझना पड़ेगा। विशाल जी, आप अनम्यूटेड, आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं, मैं तो ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही अंकल, मेरे एक दो जिज्ञासा है। एक तो ये कि अपन कहते हैं निमित्त निष्क्रिय है, ऐसा ऐसा हैं? निमित्त निष्क्रिय है ऐसा सुना मैंने। निमित्त निष्क्रिय होता है। तो नहीं, ये नहीं कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता है। अच्छा, ये नहीं कह सकते तो मतलब ये सुना कि भाई निमित्त का जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों से हो रहा है। नहीं नहीं निमित्त। नहीं, वो मुख्यता और गौणता की बात होती है उसमें। तो अच्छा। ये भी तो कह रहे हैं ना कि निमित्त के बिना कुछ नहीं होगा, हाँ, कार्य वही विशेष आज। नहीं होगा। निमित्त के बिना जो परिणमन होता है वो स्वाभाविक परिणमन है। हम्म। जो मैंने यही बताया अभी, इसी से पहले यही बता रहा था मैं, कि जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्वाभाविक परिणमन है, जैसे गर्म पानी का शीतलता को फिर से प्राप्त करना स्वाभाविक परिणमन है, उसमें निमित्त की अपेक्षा नहीं है। लेकिन निमित्त के अभाव में कार्य विशेष नहीं हो सकता। तो यहाँ ये स्टेटमेंट थोड़ा सा, इसलिए मेरे को ये थोड़ा और समझना है कि जो पहला स्टेटमेंट है स्वाभाविक परिणमन, उसमें अपन कह रहे हैं निमित्त की आवश्यकता नहीं है। उसमें है ही नहीं, क्योंकि स्वभाव हम्म। स्वभाव ही है ना उसका, तो वो। हाँ, और अब दूसरा जैसे अपन। जैसे हम्म। जैसे कि अगुरु लघु परिवर्तन परिणमन होता है शुद्ध द्रव्यों में, हम्म। होता रहता है। हम्म। तो फिर ये कहना छह मतलब। गुणी हम्म। छह गुणी गुणहानि उसमें होती रहती है निरंतर। एक हम्म। ऑसिलेशन की आप उसे कंपेयर कर सकते हैं कि उस तरह से वो ऑसिलेट करता रहता है। तो वो उसमें किसी की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग, तो नो फिर ये, सपोर्ट। हाँ, तो ऐसा कहना एब्सोल्यूट टर्म्स में कि किसी भी कार्य के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है, वो एकांतवादी किसी दृष्टि भी हो गई। कार्य के लिए नहीं, कार्य हाँ, विशेष के लिए। कार्य विशेष के लिए, हाँ, तो ये थोड़ा सा मतलब हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्योंकि करेक्शन है यहाँ पे। कार्य की परिभाषा तो दे दी गई। हम्म। कार्य की परिभाषा दे दी गई कि वो जो भी, अगर किसी भी वस्तु में स्थान या रूप परिवर्तन हो रहा है तो वो कार्य है। हम्म। तो एक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, चाहे वो कौन सी कहलाती है, अर्थ पर्याय ही हो। पर्याय का अर्थ क्या है? जिसका उत्पाद और ध्वंस हो, वो है। तो उत्पाद भी कार्य है और ध्वंस भी कार्य है, तो वो कार्य हो रहा है। चाहे वो अर्थ पर्याय है, एक समयवर्ती है, आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, पर है तो। तो अब इसमें जो विशेष कार्य के लिए निमित्त की आवश्यकता, उसमें विशेष कार्य की क्या परिभाषा होगी? विशेष कार्य विशेष अपन कार्य का किसको मतलब देखें? ये है कि जो एनीथिंग विच इज स्वाभाविक नहीं है। डेफिनेट। जब आप कह रहे हैं कि हमें किताब को यहाँ यहाँ ये मेरे पास मेज है, तो इसके लेफ्ट से हटा के राइट में करना रखना है, तो दिस इज कार्य, कार्य विशेष है। ये नहीं होगा बिना उसके। तो अपन इसको इसके लिए ऐसे निमित्त बहुत ही चाहिए। प्रैक्टिकल टर्म से समझे तो जो एक्सटर्नल कार्य है, मतलब एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है जिस काम को होने के लिए, वो विशेष कार्य है। कुछ भी हम नहीं कर सकते, कुछ भी। हम्म। जो हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, जहां चाहा वहीं पर वो विशेष हो गया। हाँ, तो ठीक है, तो जहां ये। चाहा वहीं विशेष हो गया। जिसमें हाँ, हमारा अंकल इसको ऐसे संकल्प भी तो जुड़ कह गया, सकते हैं। संकल्प विकल्प जुड़ गया, वो विशेष हो गया। वो विशेष हो गया, ठीक है। अब हमारा स्वाभाविक कार्य क्या है? स्वाभाविक कार्य ये है, शरीर मान लीजिए हम ले लें हमारा, तो श्रियते इति शरीर है, उसका अपने आप धीरे धीरे क्षीण होना, धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होना, ये उसका स्वभाव है। उसके लिए किसी मदद की जरूरत नहीं है, वो तो होगा ही, होता रहता है प्रतिक्षण। कुछ न कुछ सेल्स मरते रहते हैं और उनके रिन्यूअल में कमी आती रहती है। तो वो चल रहा है, अपना प्रक्रिया चल रही है, उसमें मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अगर चाहें कि जैसे हमारी तबीयत खराब हो गई,
तो हम उसका इलाज करना चाहते हैं, हम उसको ठीक करने, आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पर कार्य विशेष हो। ठीक है इसमें ये अंकल। इसमें ये किसी संकल्प से, किसी विकल्प से जुड़ गया। जी अंकल। ऐसे भी तो कह सकते हैं, जो जहां संकल्प विकल्प आया, हाँ वो तो। जहां मेरी चाहत हुई कि मुझे ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, वहां विशेष पुरुषार्थ है, वहां निमित्त की जरूरत है। और बिल्कुल। जहां मेरा स्वाभाविक हो रहा है, आत्मा का कार्य है, अपना परिणमन स्वाभाविक हो रहा है, वो आपको उसमें आत्मा का ही निमित्त की नहीं, जरूरत। आत्मा का ही नहीं, जो हर आत्मा के वस्तु का, साथ, हर आत्मा वस्तु के का साथ जुड़ा हुआ जो आपका शरीर है, उसके अंदर भी जो हो रहा है वो हो रहा है। वो काले बाल सफेद हो रहे हैं, हो रहे हैं। हो रहे हैं, हम्म, बिल्कुल हो रहे हैं। हम्म, उसमें हम कुछ कर नहीं रहे। अब सफेद जो स्वाभाविक हुए, सफेद बाल, उसको काला करने में तब हमें आप डाई कुछ करना लाएंगी, फिर पड़ेगा। आप मैच करेंगी, फिर ये करेंगी, फिर सब दुनिया भर का ड्रामा उसमें होगा। पुरुषार्थ है, क्योंकि वो विकल्प है, वो स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव सफेद नहीं है। होना स्वभाव है, बट उसको काला दोबारा करना स्वाभाविक नहीं है। वो तो स्वाभाविक उसमें नहीं है। आपको पुरुषार्थ है, विकल्प है, तो वहां निमित्त चाहिए। जी। और एक और अंकल, मेरे को एक और नहीं, क्लैरिटी थोड़ी पुरुषार्थ चाहिए थी। तो विभाजी वो भी हो रहा है। उसमें हो कौन? रहा है ना कि वो बाल, स्वाभाविक हो रहा है। बाल, हाँ वो पुरुषार्थ तो वो भी है, वो स्वाभाविक है ना, वो वो भी पुरुषार्थ। इन्होंने कितना अच्छे से डिफाइन किया है, हाँ परतंत्र और स्वतंत्र। हाँ, ये तो वो जो स्वतंत्र व्यवहारिक है पुरुषार्थ वो है। परतंत्र है, जो स्वाभाविक है वो स्वतंत्र है। उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ। जी अंकल। और अंकल, एक और चर्चा में एक और बात आई थी कि निमित्त कार्य करके वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, और एक कैटलिस्ट का एग्जांपल लिया था। क्या मैंने उसको सही समझा कि निमित्त वापस अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है अपना कार्य करके? ये तो उन्होंने वर्ण जी ने भी बताया ना कि किसान किसान को तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। हाँ, बैल को तो कुछ भी नहीं हुआ। बीज तो बेचारा उसके तो उसकी तो सत्ता ही समाप्त हो गई। हाँ, तो उसमें है मेरा ना। मेरा इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके मेरा प्रश्न ये है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, और उसका कर्मों का उदय आया है कि उसको दुख मिलना है, और उसको दुख मिलने में कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त बन गया। भाई कोई हम्म। उसका दुश्मन है, या कोई भी व्यक्ति है किसी ने जिसने मारा उसको, या उसको किसी ने मारा, जो उसको भी हुआ। तो इसको उसका तो कर्मों का उसने उदय है, तो इसको तो दुख धोखा मिला। दे दिया, या जो भी हाँ। है। हाँ, तो उस दूसरा व्यक्ति है। अब वो जो निमित्त बना है, ऑब्वियसली, जैसा एक और कॉन्सेप्ट आया है कि जो निमित्त होता है उसमें भी परिवर्तन होता है जब वो निमित्त बनता है। तो दूसरा व्यक्ति जो जिसने दुख दिया, उसके भी परिवर्तन आया, क्योंकि उसने उसके कषाय बनी, और उसके भी कर्मों का बंध हुआ, तो उसके में भी परिवर्तन आ गया। पर फिर वो वापस तो अपनी पूर्वावस्था में नहीं जा सकता, हालांकि वो निमित्त था। तो उसको अपन किस तरह से समझें कि भाई वहां तो नहीं, निमित्त तो वापस इसमें नहीं गया इसमें तो अभी? दोनों चीजें हैं। वो हम्म, केवल निमित्त भी नहीं है, वो वो भी केवल खुद। निमित्त ही नहीं, वो हाँ। उपादान भी है साथ साथ ना। कि अच्छा, तो दो यहाँ पर। उसके अंदर भी सब सारे जो कषाय उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो उसका अपना यानी दैट्स हिज ओन डूइंग। है करेक्ट। ना। तो इस वाले केस में तो हाँ, दोनों व्यक्ति तो निमित्त उसमें भी वो बने हैं। गठबंध हो रहा है ना। हाँ। आपके लिए वो निमित्त बना, हाँ, लेकिन स्वयं तो उसने कर्मों का बंध किया ना, जो उसने किया उसका। तो उसके उसके कर्मों में अपन निमित्त बन गए, तो मतलब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए निमित्त भी है, और दोनों का अपना स्वाभाविक परिवर्तन हाँ, भी है। तो इसी ये को बात तो समझे? निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। ओके, तो अब। जैसे कि हम्म, जैसे कि आत्मा के अंदर राग द्वेष उत्पन्न हुआ, हम्म, उसके निमित्त से जो कार्बन वर्गणाएं हैं, उनका द्रव्य कर्म रूप परिणमन हुआ, और द्रव्य कर्म के विपाक से आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हुए। हम्म। तो ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह से स्थापित हो जाता है। हाँ, तो मतलब ये कई बार ये एकांत की दृष्टि हो जाती है कि भाई किसी व्यक्ति को दुख मिल रहा तो खाली उसके तो कर्मों का ही इसीलिए तो उदय है। व्यापक दृष्टि की, ये इसके शुरू में ही ये बात आई है कि जब आपकी दृष्टि में व्यापकता आ जाएगी तो क्या क्या होगा। एक मिरेकल होता है जब आपकी दृष्टि व्यापक हो जाती है, तो पूरी विश्व व्यवस्था को आप एक साथ विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि बहुत सारी गरारियां हैं, वो एक दूसरे को चलाती रहती है। जैसे आप तो इंजीनियर हैं, आपने देखा है कि किस तरह से एक गियर से दूसरे गियर से फिर एक ये, फिर ये सब चलते रहते हैं। तो एक वो पूरा एक वर्ल्ड व्यू आपको मिलने लगता है, होलिस्टिक, सारा आप समझने लगते हैं।
और उससे उससे फिर क्या होता है कि उससे आप ये देख लेते हैं कि विश्व व्यवस्था जो है वो स्वतंत्र व्यवस्था है, उसको फिर किसी की जरूरत नहीं है, इसीलिए कोई उसका कर्ता कर्ता धर्ता नहीं है, है ना। यही हमारे दर्शन में और जो जैनेतर दर्शन है उनमें अंतर है कि वो उसमें एक इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, और वो काम चलता रहता है अपना। दूसरा ये है कि फिर आप ये भी देख लेते हैं कि आप जो कर्तृत्व की आप में भावना आ जाती है वो एक भ्रांति है, वो आपका आपकी दृष्टि की विकृति है, और ये भी उत्पन्न हो जाता है, ये भी हो जाता है फिर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, आप केवल ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाते हैं। एक ज्ञायक ज्ञायक जो भाव है वो जग जग जाता है, और फिर समता जागृत हो जाती है, समता का प्रादुर्भाव हो जाता है, और अंततः आपको शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब व्यापक दृष्टि इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, वो चाहिए। ये मतलब हाँ, ये थोड़ा सा समझना था अभी मुझे जो ना कि कूप मंडूक की जो दृष्टि दृष्टि होती है, जो एक एक छोटा सा टुकड़ा ही आसमान का जिसको दिखता है, जो डिफाइन हो जाता है कुएं की पूरी गहराई से और उसकी जगत से, वो उतना ही देख पाता है। लेकिन जब आप जो विहंगम दृष्टि होती है ना, विहंगम का मतलब होता है जैसे कि बर्ड आई व्यू, ऊपर चला गया, ऊपर उठ गया, वहां से सब कुछ देख सकता है। अब आप आउटर स्पेस में चले जाइए, तब आपको पहली बार पता लगा कि कैसी पृथ्वी किस तरह की दिखती है, क्या है जो। तो दैट इज एन एपिफनी, यानी हम्म, उससे पूरी आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप पूरा समझ सकते हैं इसमें कि आप उसके अंदर एक क्या इनसिग्निफिकेंट स्पेक हैं। आप तो फिर आपको यू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, और उसमें आपकी समझ में आ जाता है कि क्या फिर करणीय है, क्या न करणीय है, अकरणीय है, सही। क्या तो जो स्व है, क्या पर हाँ, है। तो कार्य पूरा होने के लिए पांच चीजों की जो बात हुई उनमें अपने पांच क्या क्या, एक तो स्वभाव हुआ, एक हाँ, निमित्त हुआ, एक पुरुषार्थ हुआ, और बाकी दो क्या चीज हैं? दो थे, काल लब्धि या जिसको नियति भी कहते हैं, और अंतिम है वितव्य। भाविता भी। तो वो अपने अगले सेशन में दोनों कवर वो होंगे। अगले बार में है, वो हम अभी एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और हाँ। मैंने जो ये पूरी पुस्तक पढ़ी है, उसमें सबसे कठिन यही है जो हम्म। अब आने वाला है, क्योंकि उसको सहज रूप से उसको स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है। तो निमित्त को ही स्वीकार नहीं कर हाँ, पाते, हमेशा निमित्त को ही दोष देते हैं उसको अंकल, मैं बाकी अभी तो आगे। अब अगले इन 2 हफ्तों में 2-3 बार तो इसको पढ़ने जा रहा हूँ, अपने आप को परसुएट करने के लिए, आई मीन टू ब्रिंगिंग माई सेल्फ टू एक्सेप्ट what has been stated in this chapter. अंकल पर असल में हमें इतनी भवो भवो की आदत है ना कर्तापने की, तो उसमें नियति शब्द कॉन्ट्रडिक्ट करने लगता है। हाँ, तो इसी को तो पक्षपात कहते हैं ना, वो कि हम पहले से कुछ अपने तो उससे अपने हमारे को समझाना है। प्री कंसीव नोशंस लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए प्रॉब्लम इसमें होती है। तो वो कहते हैं, प्रॉब्लम। और फिर हमें ज्ञान का अहंकार, तो तभी वो कहते हैं ज्ञान को ढीला छोड़ो, ज्ञान को ढीला छोड़ो, ये बार बार कहते हैं ज्ञान को ढीला छोड़ो। तो अंकल, ये सारी चर्चा में एक पॉइंट और मैं जस्ट क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि जो अपन हैं गृहस्थ अवस्था पे, तो क्या गृहस्थ अवस्था भी इस बात पे अपने मन के ऊपर असर डालती है कि हम निमित्त को ही दोष देते रहते हैं? अगर हम उससे ऊपर उठ जाएं और मुनि अवस्था में चले जाएं तो शायद हम निमित्त को दोष देना बंद कर दें। क्या ये सोच समझना, मतलब इस तरह से मानना ठीक है, या सिर्फ अपने मन को अपन बहला रहे हैं? गृहस्थ अवस्था में है तो जो व्यावहारिक पक्ष है वो प्रधान रहता है उसमें, लेकिन साथ साथ आपको जो रियलिटी है उसको भी ध्यान में बराबर रखना चाहिए। तभी कहा जाता है कि आपका निश्चय और व्यवहार, ये दोनों जैसे कि एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, बिना उसके चल नहीं सकता काम, एक पंख से नहीं उड़ सकता। तो ये दोनों हमें साथ साथ रखने पड़ेंगे। तो एक कांस्टेंट अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि वस्तुतः तो ये है, ये स्थिति है, लेकिन हम जिस स्टेशन ऑफ लाइफ में हैं उसमें ये भी हमें करना पड़ता है।
जैसे अगर उसका उदाहरण अपन लेना चाहें कि घर का मुखिया ये कहता है कि अरे मैं नौकरी नहीं करूंगा तो किसी का भी खाना पीना नहीं चलेगा, मैं आप लोगों हाँ। के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर अगर अपन निश्चय नहीं, की अगर दृष्टि उसको से उसको देखें। अगर ये रियलाइजेशन साथ में है कि हम्म, वो तो केवल एक इसमें निमित्त बन रहा है, जिसका जो और लोग जिनका पालन पोषण हो रहा है, वो पालन पोषण उनके भी उसमें कर्म इन्वॉल्व हैं, और वो भी उसके हकदार हैं। उनका उनका भी कर्म का विपाक है, उसका मेजर रोल तो उसका है, और वो तो एक सपोर्ट की तरह से है वहां पर। तो ये फिर इसमें अंकल ये वही भी तो कहेंगे कि उसका व्यापक राग है। दृष्टि व्यापक दृष्टि अगर होगी तो तब उसको अपना रोल उसमें पता लग जाएगा कि इतनी बड़ी मशीनरी में वो तो एक छोटा सा कॉग है। क्या कह रही थी आप विभा जी? मैं ये गई थी, इसमें ये भी तो कहेंगे कि बनाने वाले का राग इतना है कि उस राग की पूर्ति कर रहा है वो करता नहीं है किसी भी हालत। वो राग की वजह से बना रहा है, और जो खा रहा है तो वो तो अपने पुण्य पाप से खा रहा है। मैंने इतना सारा बनाया बट आप किसी भी कारण वो खा ही नहीं पाए, कभी किसी काम में इन्वॉल्व, कभी किसी में, तो उस समय उसका आपका लाभ अंतराय का उदय था, तो आप नहीं खा पाए। तो वहां उसका राग है, जिस राग की पूर्ति के कारण वो कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो करता नहीं है खाना बनाने का भी। इसमें राग के अलावा अपन कर्तव्य की भी बात कर सकते हैं क्या, व्यवहारिक दृष्टि से, कि भाई मेरा कर्तव्य है, मैं किसी को इस दुनिया में लेके आया हूँ तो मुझे उसका पालन पोषण भी करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं दुनिया में छोड़ लाने देंगे। में निमित्त बना हूँ। हाँ ना, निमित्त निमित्त बना है। बना हूं तो मैं अपना निमित्त बना है। कर्तव्य पूरा करूं। मैंने उसके लिए एक उपयुक्त जैसे कि माँ कह सकती है यौन स्थान दिया है जहाँ पर वो हुआ, या एक घर बनाया, उसके एक घर बना हुआ था उसमें उसको रुकने का समय दिया। पिता अपना रोल कह सकता है, लेकिन बनाने उसका श्रेय नहीं ले सकता कि उसने किया है। हाँ बहुत ये, ठीक कह। हाँ, मतलब ये बहुत थोड़ी बहुत ऊपर की स्थिति हो जाती है नहीं मतलब। नहीं, अगर मैं करता हूँ तो मैं, अगर नहीं भी बच्चे ने उत्पन्न होना था तो मैं कहती नहीं, मैं कर सकती हूँ। हाँ। हम्म, नहीं, नहीं, अब उसके जैसे पहले। इसमें इसमें देखिए, आप अगर इसी का दुनिया में लाया, दे आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, तो उसमें क्या कंट्रोल है किसका कि हम्म, कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा? तो हम्म, एक जो इंडिविजुअल बनेगा वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एग और कौन सा स्पर्म मिलके दे रहे हैं, क्या इनहेरिटेंस है उसकी, डीएनए के कौन से जीन्स किस में आ रहे हैं, तो उसमें किसका रोल है? आई मीन, it just किसी का happens to नहीं। be, I mean, तो something फिर which is happening on its own. अंकल जिससे ये अगेन, इसमें इसमें क्या कंट्रोल है? कैन द फादर डिसाइड what नो, kind of offspring would eventually emerge, or the mother? No. नो, मतलब इसमें जो कि बेटा होगा कि बेटी होगी, इसमें माँ बाप का कोई कंट्रोल ही और नहीं नहीं, है। अब लोग करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, हाँ वो और साइंस की वजह से हो गया कॉन्सिक्वेंसेस अभी। दूसरे हैं। वो सब जो जेंडर डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजीज हैं, प्रीनेटल, वो सब अलग उस बात है। नए बच्चे के क्या फीचर्स होंगे, क्या गुण होंगे, क्या कुछ होगा, डू वी हाँ, हैव पर एनी वो तो नहीं आप कंट्रोल? तय कर सकते ना। कोई भी हिंसा तो कभी कंट्रोल भी नहीं। कर ही सकते हैं ना। पर अपनी नहीं, खुशी। अब तो वो टेक्नोलॉजी भी आ रही है, आ चुकी है, रिसर्च हो चुकी है कि जीन्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हाँ, तो वो बात हो रही है, एथिक्स पे बात चल रही है कि एथिकली करेक्ट है कि नहीं है, बट द टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल नाउ टू डू उसमें भी ऑल दिस। मेरा रोल तो नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं वो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन एक जनरल व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं कि आज स्थिति साइंस की अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि कुछ कुछ अब बिलियनर्स तो तभी अब तो ये कहते बात हैं कर ना रहे कि हैं। मैन इज ट्राइंग टू प्ले गॉड। हाँ, यानी अब तो वो बात कर रहे हैं कॉमनली ये बात है। बिलियनर्स ट्रिलियनर्स की, अब तो ट्रिलियनर भी हो गए इस दुनिया में, तो अब बिलियनर की बात कर रहे हैं कि वो लोग लंबा जीने की, वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो 150 साल तक भी जीना चाहते हैं। होगा नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क, बट दे आर थिंकिंग अबाउट इट नाउ। हाँ हाँ, कोई शक नहीं। विशाल जी कुछ कह रहे हैं? तो नहीं मेरा अभी दुनिया भर जिससे के इसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, और उसको उसमें कोई प्रयास भी किया जा रहा है कि इसमें इसकी जो बाउंड्री लाइंस हैं, लक्ष्मण रेखाएं हैं, कहाँ पे खींचनी चाहिए, कहाँ पे नहीं खींचनी चाहिए। तो फिर जैसे अगेन इन द डे टू डे ऑफिस हम जो सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे ईमेल भेजनी है, मुझे मीटिंग करनी है, अच्छा करना है,
तो एक तो ये हो गया कि मैं उसमें मुझे ये मान के चलूं कि कर्तव्य भाव नहीं रखूं, लेकिन तभी मुझे करना है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है आउटकम की, जो होगा होगा, लेकिन तभी मुझे एक भाव तो करना है कि मुझे पुरुषार्थ करना है। तो मैं क्या दृष्टि से हम वो कर्म करें, मतलब एक हो गया कि हम आउटकम को एक्सपेक्ट नहीं करें कि जो होगा वो मिलेगा मुझे, तो एक तो वो हो गया, पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये कर्तव्य भाव को कैसे हटाएं कि मुझे ये तो फीलिंग हो ही रही कि मुझे करूंगा या मुझे करना है, समथिंग विच बॉदर्स मी। तो उस समय क्या हम रखें दृष्टि की कर्तव्य भाव भी नहीं आए हमारे माइंड में, मतलब। एक तो आप उसका ये देखें कि जो मटेरियल गेन्स के लिए जो भी एफर्ट किया जा रहा है ना, उसका सार क्या है। हम्म। और अगर लक्ष्य आपका शांति की खोज है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये इसमें मैटर नहीं करता है ना। हम्म। तो इसके लिए कोई धन संपत्ति का होना शांति के लिए आवश्यक नहीं। तो एक तो आपको इसकी जो हायरार्की में जो उसका स्थान है, यानी आप वांट्स की हायरार्की में आप उसको जिस पायदान पर रखेंगे, वो उससे अंतर पड़ जाएगा, है ना। हम्म। कि अगर आपकी किसी भी आपके प्रयास में आपकी मन की शांति जा रही है, तो हम्म। वो उसके लिए योग्य नहीं है, हम्म। है ना। अपनी शांति को रखते हुए आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। क्योंकि आपके कुछ इसमें जब आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, तो आप उससे बंधे हुए हैं। जैसे कि मैं अगर नौकरी पेशा आदमी की बात करूं, तो जो मेरा बैकग्राउंड है, तो उसमें अगर मैं किसी पोस्ट पर हूँ, तो उसके कुछ फंक्शंस हैं, तो वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ उनका निर्वाह करना, ये मेरे लिए आवश्यक है, वो मैं करूँगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि उसमें मैं किसी फल की या किसी प्रशंसा की, उसकी मैं अपेक्षा नहीं रखता। ऐसे आप इस दृष्टि से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, ये भी साथ साथ मुझे ये भी एहसास होना चाहिए कि ये सारी चीजें अंततः तो बेमानी है। ये कुछ होना नहीं है। ये मैं आज आज इस पद पर हूँ, कल को इस पद पर नहीं रहूंगा, तो इससे मैं अपने आप को डिफाइन नहीं करता, है ना। हाँ, जैसे कि जिससे जिससे निष्क्रियता नहीं आए। अभी विभाजी ने मुझे याद दिलाया कि मैं आईएएस में था, उसका कोई मेरे लिए महत्व नहीं है। हम्म। उससे क्या अंतर पड़ता है। तो क्योंकि एक बात तो होता है कि हम निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय भी नहीं होना है हमें, क्योंकि हाँ, तो एक हो गया कि मुझे करना या है हूं अपने भी या फ्यूचर तक हूं में। भी या हूं भी या मैं हाँ। सीईओ हूं इस समय फलाने का, दैट इज नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट। बट सिंस यू आर द सीईओ, so you will do what it takes to justify that position. तो कर्तव्य भाव आएगा उस समय, जो नीरज भैया ने भी कहा था, उस भाव से मैं करूं कि मेरा कर्तव्य है। लेकिन अभी ये था, जैसे पुरुषार्थ जो है कि ज्ञान धारा से पुरुषार्थ, तो आपका हाँ, नहीं तो कर्मधारा का पुरुषार्थ है। कर्म धारा पुरुषार्थ का तो है, पुरुषार्थ। हाँ। कर्मधारा का पुरुषार्थ है। हम्म। हम्म। तो एक तो ये मानूं मैं कि हायरार्की फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सब बेमानी बेमानी है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। तभी मैं, बिकॉज अभी गृहस्थाश्रम हूँ, मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं, मैं तभी व्यवहार से मैं ये कुछ जिस स्टेज पे हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ। सेकेंड ये हो गया कि मैं करूंगा भी तो मेरा काम जो भी कर रहा हूँ उसका भी आउटकम मेरे पास कंट्रोल में नहीं, तो दैट्स द सेकंड स्टेज। थर्ड इज, इवन जब मैं कर रहा हूँ तब भी ये कर्तव्य भाव नहीं आऊं कि मैं करना है, मुझे वो विकल्प कम हो। तो वो है कि वो उसको मैं कैसे ध्याऊं कि करना भी है, मेरा कर्तव्य भी है, लेकिन मुझे ये भी है कि कर्तव्य भाव नहीं आए। ये होता है ना कि कहीं ना कहीं आता है कि ये करना है, ये करना है, ये कॉल करनी है, ये करनी है, वो करना भी है, मतलब अदरवाइज तो आप निष्क्रिय हो जाओगे कि आप बिल्कुल सब छोड़ दो टाइप। तो वो। नहीं, but इसमें इसमें आप इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं कि आप ये भी मान लीजिए कि आप सीईओ हैं, तो
जब आप ये रियलाइज करेंगे कि ये भी एक कलेक्टिव एंडेवर है, जैसे हाँ। जिसमें ये कहा गया है ना कि ये इतने सारे निमित्त हैं खेती की प्रक्रिया में, तो कोई हम्म, ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ही कर रहा हूँ, है ना। हम्म, तो जब आप ये कहते हैं कि सीईओ के रूप में भी आपको कोई काम करना है, तो उसमें फिर अगर आपका वो व्यापक दृष्टि होगी, तो आप देखेंगे कि जेनिटर से लेके स्वीपर से लेके सबका रोल है उसमें इतना सारा, हम्म, हम्म, है ना। हम्म, तो आप उसे पर्सपेक्टिव में रख सकेंगे, तो आपका हम्म, कर्तृत्व भाव उससे भी डाइल्यूट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक बात है। हाँ। है ना। और हम्म, फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक्सटर्नैलिटीज का कितना इसमें इम्पोर्टेंस है, हम्म, कि इकोनॉमी किस कंजंक्चर पर है, सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन कल को मान लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई, या आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, या वट एवर, तो इट विल टेक हम्म, हिट। तो और सारी तमाम चीजें हैं, तो उन सबको वही अगर आप पूरी कलेक्टिव व्यवस्था एफर्ट। उसकी हाँ। देख सकें, एक विहंगम दृश्य दृष्टि लेकर ऊपर से आप देख लें कि क्या क्या हो रहा है इसमें, तो देन योर that हाँ। feeling of being the, you know, अब ईगो और आपका हम कब होता हाँ, है, और आप। हाँ, 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 हाँ। the हम्म, motive force behind something, वो आपका हम्म, सही हो जाएगा। हम्म। जो अभी तक हमारा जो ग्रूमिंग हुई है कि ये आउटकम है, इसके लिए मुझे एफर्ट करना, कशिश मेरी हाँ, बेटी एफर्ट, है। हाँ राइट, तो एफर्ट, हमारा जो भी हमने आउटकम से एफर्ट को जोड़ा है, वो सबसे ज्यादा हम बोल रहे हैं डीलिंग कर रहे हैं आउटकम और एफर्ट को, नहीं और बट एफर्ट में ही बोल रहे हैं नहीं, कि इज इसमें पंथ कलेक्टिव। समवाय में वो पुरुषार्थ है ना, तो हाँ, व्यावहारिक क्षेत्र पर भी पुरुषार्थ की महत्ता तो है ही, वो है। हाँ, बट विदाउट इट इज लिंकिंग टू द ऑल आउटकम, फाइन। विदाउट हाँ, एक्सपेक्टिंग द आउटकम, वो बड़ा वो हाँ, क्रिटिकल है। वो आपके यानी आपका क्या इसमें स्टैंड पॉइंट रहता है, क्या आपका एक्सपेक्टेशन रहता है, वो मैटर करता और ये मेन डिफरेंस है कि हिंदुइज्म में जो कर्म सिद्धांत है और जैनिज्म में जो कर्म सिद्धांत है, उसमें ये डिफरेंस है मेन काफी, कि हमारा कर्तव्य भाव भी नहीं है, जबकि वहां तो हम बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता, मतलब आई हैव है। नॉट कर्तव्य स्टडीड और मच। कर्तृत्व में अंतर है, बहुत अंतर हाँ, है, अलग अलग चीजें हैं। कर्तृत्व भाव नहीं है पर कर्तव्य भाव है। हिंदुइज्म में। कर्तव्य का मतलब नहीं, नहीं, कर्तव्य का मतलब व्हाट इज टू बी डन, हाँ, दैट इज कर्तव्य। हाँ, कर्तृत्व इज आई एम कि द मैंने मोटिव किया, फोर्स। मैंने किया है। हाँ, नहीं, तो ये जो ये डिफरेंस ये है, अंतर है। मेरा क्वेश्चन था कि हिंदुइज्म में और जैनिज्म में कर्म थ्योरी है, उसमें इज दिस द मेन डिफरेंस जो हमने जो भी बात की है। नहीं, उसमें उसमें और सब भी हो जाते हैं ना, कि ईश्वर करता है, ईश्वर कराता है, हाँ, वो तो हमारे अच्छा। हाँ, माध्यम से करा रहा है, हाँ, वो सब, वो अच्छा, भी अंतर आ ठीक, जाता है। वो ठीक, वो एक बहुत बड़ा है कि हमारे ठीक है। यहाँ ये है कि ये एक ऑटोनमस सिस्टम है। सिस्टम है, जो कि चलता रहता है, जिसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, यानी उसका कोई डिटर्मिनेंट नहीं है, बाहर हम्म, से कोई तय करने वाला नहीं है, हम्म, ये अपने स्वतः होता है। तभी तो है कि नथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, नथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, right। एवरीथिंग। हाँ, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, दोनों शाश्वत है। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो इसी चर्चा में अंकल एक बात जो विशाल जी ने बोली, उसी चर्चा में, कि बात तो सब क्लियर हो गई है कि ऐसा होना चाहिए, पर उसमें मैं एक पॉइंट और जैसे ऐड करना चाहता हूँ। तो अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी पोजीशन पे हैं, चाहे सीईओ हैं? हैं या टीम मेंबर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी पोजीशन है, उसमें आप काम कर रहे हैं, आपको उस काम के लिए, आपको श्रम के लिए पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। तो पहली बात तो ये हो गई, और आपको कुछ काम असाइन किए गए हैं, जो भी आपका रोल है वो आपको करना ही है। तो वो तो आपकी जिम्मेदारी कर्तव्य हो गया, आप उतना करेंगे, उससे कम ना करें, क्योंकि वो आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है, और आपकी जिम्मेदारी वो आपको करनी है। लेकिन इस प्रोसेस में जो भी आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को लेकर के अपन ये ना सोचे कि इससे मेरा नाम होगा और मुझे प्रमोशन मिलेगा या कुछ और होगा, और कई बार आपको आउट ऑफ द वे जा करके आपकी जिम्मेदारी से ज़्यादा भी काम करना पड़ता है। तो वो आप एक नॉर्मल वे में करें, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उस पोजीशन पे हैं, तो आप सौभाग्य समझ के उसको कर दें, क्योंकि वो आपका कर्म है, लक है, जो भी भाग्योदय है, आपको मिला। पर साथ में एक और बात आई कि कोई भी कार्य किसी भी सिस्टम में आप अकेला तो नहीं कर सकते, हाँ, आपका सिस्टम साथ में है, और जो टॉप बॉसेस हैं उनके लिए
उनके सबॉर्डिनेट्स, यहाँ पर टॉप बॉस का मतलब ये हो सकता है कि छोटी टीम का एक मैनेजर है, उसकी भी बात हो सकती है कि वो किसी ना किसी टीम मेंबर से तो हेल्प लेके, डेटा कलेक्ट करके, इन्फॉर्मेशन लेकर के आगे ही प्रेजेंट कर रहा है। वो अकेला तो 24 घंटे भी काम करेगा तो वो चीज़ कर ही नहीं पाएगा, वो ये तो फैक्ट है। तो उस व्यक्ति को, स्पेशली अगर अपन वहाँ बैठे हुए हैं, जैन धर्म का सिद्धांत समझते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना क्रेडिट उस व्यक्ति को दें जिसने हमें वो मदद करी है उस वक्त उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम उस क्रेडिट को नहीं देंगे तो अपन ये समझे कि अपन ने चोरी करी है, यहाँ पे किसी का क्रेडिट अपन ने वापस ले लिया है। बिल्कुल सही बात। देना चाहिए अपने को। तब अपन कहेंगे कि हाँ, हम जो है यहाँ पर अपना कर्तव्य का भाव नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर हमने उसको क्रेडिट नहीं दिया तो ऑब्वियसली आपके मन में ये भाव है कि ये काम तो मैंने ही पूरा किया है। तो ये सारी चीज़ों का अगर अपन समझ के कंप्लीट होलिस्टिक व्यू में सबको सबका जो भी काम किया पूरा पूरा क्रेडिट देते जाएं। और क्रेडिट भी ऐसा नहीं कि अपन ने 1 to 1 उसको कमरे में बुला के दे दिया, अगर जरूरत है तो पब्लिकली पूरी टीम के सामने या आपके मैनेजर के सामने जहां आप वो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वहां बोले कि भाई इस XYZ ने मुझे हेल्प करी थी, इसके लिए मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये मैंने जनरली मेरे कार्य क्षेत्र में यहाँ पर ये इस तरह का बिहेवियर ज़्यादा देखा है। मेरी इंडिया में नौकरी करने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितना भी है इनिशियल स्टेज में उसको देखते हुए और जो मेरा लॉन्गर एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो यहाँ मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर प्रॉपर क्रेडिट दिया जाता है। तो ये कर्तव्य भाव से बचना है अपने को, तो वो क्रेडिट अपने को अवश्य देना चाहिए उस व्यक्ति को जो कि हमें अपना कार्य कंप्लीट करने में मदद कर रहा है। मैंने ये, मतलब मेरे मन में ये विचार आया तो मैंने कहा मैं ये शेयर करूँ। तो ये सोचना सही है कि कर्तव्य भाव से बचना है तो सबको सबको क्रेडिट देना चाहिए। क्या ये सही है? मुझे हंसी ये इसलिए आ रही है कि अभी मुझे कुछ लिखना था एक विशेष अवसर पे, तो उस पे मैं अपनी कुछ रेमिनिसेंसेस मैंने उसमें उनके विषय में लिखा है। तो एक उसमें मैंने लिखा था कि एक बहुत कठिन समय था जिसमें कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला था और उसमें उसको लेके बहुत विवाद हो रहा था। वो मामला कैबिनेट में जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद फिर बार बार कैबिनेट कमिटीज में जाता था और सवाल पे सवाल उठते थे। और मैं तब जॉइंट सेक्रेटरी था और रातों रात हमें कैबिनेट नोट तैयार करना पड़ता था। ये बात है 95 की, 90 नहीं 97 की बात है, 97 की। तो तब तक अच्छा, कैबिनेट नोट बनाना एक बहुत अ, यानी एक तो इम्पोर्टेंस उसकी होती है, दूसरा ये कि उसके बहुत ही स्पेसिफिक उसका एक शेप होती है, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। इतने नंबर की कॉपी, इतनी कॉपीज चाहिए सबको देनी। रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थी नहीं तब। तो आज शाम को मीटिंग खत्म हुई, रात को मीटिंग खत्म हुई, कल फिर से उसका कंसिडरेशन होना है, फिर से नोट बनेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स उठे थे उन पॉइंट्स को मीट करना है। तो ये सब मेरा काम था। तो रात को ऑफिस में आके डिक्टेशन देके के नोट तैयार किया, नोट पर सेक्रेटरी का अप्रूवल लिया, फिर उसके बाद टाइप कर रहा है स्टेनोग्राफर, तब तक करेक्शन वाइट फ्लूइड से सबसे होता था। इस तरह से वो फिर करेक्शन के बाद फिर सही हुआ। फिर उसके बाद उसके स्टेंसिल कट रहे हैं, तो स्टेंसिल कटे, फिर स्टेंसिल कटने के बाद वो साइक्लोस्टाइल हो रहा है। साइक्लोस्टाइल में फिर ये ध्यान, साइक्लोस्टाइल में अगर आपने गीले को रख दिया एक के ऊपर एक तो तब फिर उसके बाद वो स्मज हो जाएगा। अगर स्मज नोट चला गया तो फिर उस पर डांट पड़ेगी, वहाँ कैबिनेट में मिनिस्टर्स पढ़ नहीं पा रहे हैं या कहीं पे स्याही नहीं आई ठीक तरह से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद जब वो नोट्स बन गए तो फिर नोट्स को 40 पेज का 50 पेज का नोट है, तो फिर वो सारी उसको फिर सेट्स बनने हैं, उसको फिर उसके बाद प्रॉपरली उनको स्टेपल करना है, पेज ना अलग हो जाए। फिर रात को वो फिर कुरियर्स लेके सब जितने एड्रेसेस हैं, जिन लोगों को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर, रात भर का ही काम था। तो मेरा काम था मुख्यतः कि मैं नोट बनाऊं, मेन मेन काम था, नोट बन गए। लेकिन फिर जब ये सब काम हो रहा है तो आई ऑल्सो हैड टू लेंड ए हैंड, क्योंकि करना है, टाइम टाइम बाउंड है, एवरीवन हैड टू वर्क, नो वर्क वाज टू स्मॉल फॉर एनीवन। तो
उसमें मैं जब करता था तो उसमें कोई गलती हो जाती, तो पेज उल्टा लग गया या सीक्वेंस में नहीं लगा। तो तब मैंने रियलाइज किया कि जो एक वेल आर्ग्यूड, एक फ्री फ्लोइंग कैबिनेट नोट बन रहा है जिसमें सारे आर्गुमेंट्स मार्शल किए गए हैं प्रॉपरली, उसमें जो स्किल सेट चाहिए, यहाँ पर दूसरा स्किल सेट चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो देन आई रियलाइज दैट इवन दैट हम्बल वर्क of putting the notes in the right order, putting them together only when the ink has dried, stapling them properly, that is also a skill. तो हमने जो सिस्टम बना रखा है उसमें किसी स्किल को तो हमने वैलोराइज कर रखा है, उसको हमने किसी को तो आसमान पे चढ़ा रखा है, और किसी को हम कोई महत्व नहीं देते। और ये हमारा जो रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर है उसमें भी ये बात रिफ्लेक्ट होती है। तो ये एक तरह से देन आई रियलाइज एक्चुअली कि दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इज अ कॉन्स्ट्रक्ट। एक 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 ये जो ओकेजन है ना, ओकेजन ये है कि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ बैचमेट ऑफ आवर्स who quit the service at after 7 years of service in the IAS। आपने नाम सुना होगा, मैग्सेसे अवार्ड वगैरह मिला है अरुणा, तो उसका एक 80th बर्थडे के कॉमेमोरेशन वॉल्यूम निकल रहा है, तो उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर। तो उसे ये लिखा है कि ये समझने के लिए जिन लोगों के बीच में वो काम कर रही थी कि वो किन स्थिति में काम करते हैं, तो उसने शी वर्कड एज अ लेबरर ऑन अ प्रोजेक्ट आफ्टर क्विटिंग द आईएएस। फिर उसकी जो जो टीम जिसमें वो काम कर रही थी उन्होंने डांट के कहा तुम्हारे बस का ये कुछ नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम सिर्फ ये गारा ढो सर पे रख के। तो उसने गारा ढोया, वो भी वही ठीक से नहीं कर सकी, पीठ अपना तोड़ के बैठ गई, जो आज तक उसे तंग कर रही है। तो जिसको हम समझते हैं कि ये तो लोएस्ट ऑफ द अनस्किल्ड वर्क है, दैट ऑल्सो इज अ हाईली स्किल्ड वर्क। हम्म। तो ये समझने की आवश्यकता है। वो जब व्यापक दृष्टि होगी ना तो तब ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो वहाँ कर्तव्य का भाव खत्म हो जाएगा वहां पे। हाँ, तब सबको आप उनके अंशदान का उचित महत्व देंगे, हम्म, और उससे आपका जो उनके प्रति व्यवहार है वो भी बदलेगा। सही बात। ये तो बहुत फर्क पड़ जाता है अंकल इस बात का तो। जैन धर्म का क्रक्स है मेरा ये विभा जी, आपने कर्ता जो स्लाइड बनाना। बनाई, थी ना आपने, आप जो बनाई थी अपने पांचों का, कैन यू शो दैट? क्योंकि वो आई थिंक क्विकली आपने फ्लिप कर ली थी स्लाइड आपने, वो जस्ट बड़ी अच्छी बनाई थी आपने, आई थिंक यूजिंग एआई आई गेस, राइट? आजकल हाँ, या काफी, डेफिनेटली है। हाँ, लेकिन इट्स अ गुड वे टू शो, राइट? हाँ, पर एक बात मैं उस पर जब तक भाजी शेयर करें, मैं एक पॉइंट जस्ट रेज करना चाहता हूँ कि ये एआई के जमाना आया है तो थोड़ी सी है ना, धर्म वाली स्लाइड्स जो बनने लगी हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ होने लगी है। हाँ, तो उसमें जो जैसे मुनि का रूप दिखाना है तो मुनि का रूप नहीं दिखा करके वो एक बुद्ध आ, का बुद्ध हाँ, का रूप। साधु केवल साधु हाँ, इंडिकेशन देते हैं। साधु का रूप दिखने लग गया। कई सारी जैसी चीजें आने लगी और आजकल मैंने ये देखा है कि व्हाट्सएप की वजह से लोग बाग कुछ भी फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, लोग बाग उस पर थम्स अप किए जा रहे हैं, और कुछ भी बात, क्योंकि अभी ऐसे ही किसी ने कुछ एक घड़ी कर शेयर करी जैन धर्म की 1 से 12 तक की, और हर नंबर हाँ, पे कुछ कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं। उसमें इतनी त्रुटियां हैं, 6 पर 7 तत्वों के नाम 6 द्रव्यों की जगह लिखे हुए हैं, और बहुत कुछ गलतियां हाँ, हैं। नहीं, और लोग बहुत बाग उस ज्यादा पे हो अंगूठा जाता दिखा है। के बोल रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगी, ये बहुत बढ़िया है ये। तो मुझे कभी आप कभी यही वाली लगता कह रहे थे विशाल जी, आप यही कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दो ही हाँ, हैं इस बार। एक ये है हाँ, कार्य कारण व्यवस्था को दिखाया गया है हम्म, कि कार्य क्या हम्म, क्या हो रहा है और कारण क्या हम्म, क्या है। हम्म। और एक और इसके एक आगे बाद अपने आगे भी थी, हाँ, 5 हाँ, जो एक अपने कहे थे, 5। ये वाली हाँ, ये वाला 5 था, हाँ। समवाय दिखाए हैं। वस्तु का स्वभाव, हाँ, निमित्त, पुरुषार्थ, ये 3 भवितव्य, ठीक है।
थैंक यू जी। हाँ, नहीं उसमें ये तो भैया जो आपने कहा ना कि ये तो यूजिंग टेक्नोलॉजी विदाउट अप्लाइंग माइंड एंड डिलिजेंस इज अ वेस्टफुल थिंग, वही बात है, उसी को ढंग से यूज वेस्टफुल के करके उसको अलावा ट्विक हाँ। करके, है हाँ नहीं विशाल जी ना, बिल्कुल सही बात है। वेस्टफुल के अलावा सबसे बड़ी जो मैं पर्सनली फील मिसगाइडिंग, करता हूँ, उसका हाँ, मिसगाइडिंग, मैं मिसगाइडिंग। कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसी वो नहीं रखता हूँ कि भाई मेरे कहने से कुछ चेंज होगा, बट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट नहीं नहीं बिल्कुल है, कि वो तो एक स्लॉपीनेस चीज सबको। है। क्योंकि अपन हाँ मानते हैं विशाल जी कि 100 लोग होंगे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो 10 लोग स्वाध्याय करते होंगे जिनको सही पता हाँ, नहीं होगा, नहीं और वो वो सही। 10 लोग जो हैं सिद्धांत पढ़ के फिर बोलते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ऐसे नहीं लिख सकते कुछ भी जिससे कि वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए, तो सब हाँ चुप नहीं सही रहते बात, हैं और कोई सही बात। लिखता नहीं है। फिर क्या होता है, वो जो भी गलत बात आई है वो आगे 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 बढ़ती चली जाती है, और फिर वो बिल्कुल। इतना भेड़ चाल हो जाती है कि भाई एक व्यक्ति ने भेज दिया तो 100 लोग कह रहे हैं हाँ यही सही है, यही करते जाओ, यही करते जाओ। तो वो हम्म, मुझे उसका भय ये है कि आने वाली जो जनरेशन है, हम अपने को पता है कि वो एआई ओरिएंटेड जनरेशन होगी 100%। अपन लोग तो भी चलो इंटरनेट के जमाने में अपनी आधी जिंदगी के बाद इंटरनेट आया, तो हम्म, हम दोनों व्यू को बैलेंस कर पाते हैं। मैंने इंटरनेट देखा होगा जब मैं मतलब मैं थोड़ा लकी था कि मैंने 90s में इंटरनेट देखा था अर्ली डेज में, बट फिर उसके बाद 2000 के बाद इंटरनेट प्रॉपरली शायद समझे अपन शुरू हुआ। लेकिन आज की जनरेशन का तो स्मार्टफोन में लाइफ स्टार्ट हो रही है और एआई में चल रही है, तो उन लोगों के लिए वो पर्सपेक्टिव तो है ही नहीं जो हमारे पास था नहीं, ट्रेडिशनल लेकिन मीडिया। तभी वो जरूरी भी है कि जो ट्रू प्योर कंटेंट है उसको भी डिजिटाइज करके, देयर आर हाँ अथॉरिटीज बिहाइंड इट। अगर हम नहीं करें तो रियलिटी यही है कि वी कांट हेल्प इट। जैसे आज की डेट में ऐसे कि ये था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कंटेंट इन द वर्ल्ड इज इन हिंदी वर्सेस इंग्लिश, जो जितने लोग, तो मालूम पड़ा जो भी एआई इज ड्रिवन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में आपका जो 70-80% कंटेंट इज इन इंग्लिश, जबकि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इन द वर्ल्ड आर अबाउट 25% और व्हाटएवर नंबर, एक नंबर है, काफी डिफरेंट नंबर है। तो दैट विल ड्राइव द थॉट प्रोसेस गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वही कंटेंट जनरेट होगा, वही ऑटो होगा, तो आपका, तो एक तो वो तो डिबेटेबल है, एआई का तो क्या अपना एक अलग ही हाँ, टॉपिक हो क्योंकि सकता और है दूसरा पूरा। एआई का जो पॉइंट हो रहा है अभी, महावीर स्वामी भगवान की महावीर जयंती तक के जो मैसेजेस हैं उस पे बुद्ध की फोटो लगा करके महावीर जयंती के मैसेज दिए ये जा तो रहे हैं। हमने भी देखा था ना, हमारे भी जो आपको याद होगा कि हमारी इवेंट थी तो उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था भैया ये खुद बुद्ध की की में से। इसमें लगी हुई है, हाँ पोस्टर जो हाँ बना था। तो एआई हैज नथिंग टू डू विद इट। ये हाँ तो रिगर खत्म हो गया है ना, सोशल हाँ। मीडिया का जो इस समय इतना व्यापकता उसकी हो गई है, यूबिक्विटी हो गई है सब जगह, हर एक कोई इसको अथॉरिटी मान लेता है और फिर एक के बाद एक डिसेमिनेट होकर वो फिर और फोर्स के अंदर और करता क्या, चला जाता है। जो तो चीज बड़ी एआई इजी विल हो टेक इट जाती टू है। अनदर हाँ लेवल, और बढ़ जाएगा उससे। तो हाँ, ये और वो इजी हो गई तो जो एक चीज इजी हो जाती है वो वेस्टफुल हो जाती है बिल्कुल एकदम, दैट बिकम लाइक वेरी ट्रिवियल, और देयर इज नो क्राफ्ट एंगेजमेंट विद द क्राफ्ट इवन इन ईमेल्स। मतलब ऑफिस में तो जो बात करेंगे आगे, मतलब वो इतनी लंबी लंबी ईमेल आ रही है विदाउट इवन सीइंग इट। तो एनीवे, आई थिंक अभी टाइम भी हो गया है, नीरज भैया, ओवर हाँ टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। बस हाँ मैं हाँ एक थोड़ा सा अपनी चर्चा से हटके कमल अंकल, आप एक मेरा क्विक सवाल है कि अपन कायोत्सर्ग करते हैं तो बोलते हैं 9 बार नमोकार मत बोलिए, तो 9 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? ये अपनी चर्चा से संबंधित नहीं है पर एक कहीं चर्चा में आया था, तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में चर्चा करूं। अभी नहीं तो अपन बाद में कर लेंगे 1 to 1 हाँ, पर बाद में करते हैं। ठीक है। और एक मुझे 3 नंबर का भी पूछना था कि कई बार बोलते हैं आप नहीं 9 बार नहीं, कई बार 3 बार बोल लीजिए। बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें ऑस्पिशियस माना जाता है, 3 है, 7 है, 9 है। वैसे हाँ हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि कुछ भी नहीं, सभी पवित्र है, यानी इसमें नहीं ऐसे कोई। वो तो बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म है। मेरे से कोई पूछता तो मैं बोलता नंबर के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन जो भी नमोकार मंत्र बोल रहे हो शुद्ध बोलो और पूरे अच्छे तरीके से बोलो। जैसे विभाजी ने शुरू में अपने को ऊपर वो दिया था एक सेशन में समझाया था, नमोकार मंत्र बोलो तो 5 परमेष्ठी का स्वरूप सामने होना चाहिए। तो मैं लोगों से ही बोलता हूँ क्योंकि अब एक भी काफी है, और हाँ उसमें एक पूरे एक आपके नहीं, 108 भी काफी नहीं है। काफी ये नहीं तो है। भाग के ऊपर। हाँ जब माला आप लीजिए और उसमें सब ये आज फलानी चीज यहाँ पे खरीदनी है, वो बेचनी है, ये करना है, वो करना है, वो चलता रहे तो उसमें 9 बार क्या, 108 बार का भी कोई अर्थ नहीं है, 1008 का भी कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं। हाँ नहीं फिर चर्चा अपन कर लेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे खुद को आइडिया है, पर मैं जस्ट वांट टू कंफर्म कि मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे चर्चा कर लूंगा बाद में। लेकिन नंबर्स को सिग्निफिकेंट माना जाता है इस सेंस में कि 3 ये हैं, 5 वो हैं, 7 ये हैं, 8 वो हैं, कौन सा नहीं है? अगर आप ढूंढने जाएं तो तो सभी पूरी है, गिनती में तो सब हर मिल नंबर पे एक जाएगा। सिद्धांत है अपना। तो अच्छा नंबर ही नंबर है।
हाँ ठीक है अंकल, पर हाँ लेकिन वो क्योंकि वो जनरली वो प्रचलन में है। कायो सर्ग हो गया, आपने वो बार कर लीजिए, तो अब वो सवाल खड़ा हो गया। तो उसका एक उत्तर है वो मैंने दिया, लेकिन मैंने कहा कि एक बार मैं वैलिडेट कर लूँ आपसे कि भाई मेरा नहीं, उसमें उत्तर। एसोसिएट कर देते हैं ना कि हाँ, जैसे कि 5 परमेष्टि होते हैं इसलिए 5 बहुत पवित्र है ना। तीन सम्यक 8 दर्शन कर्म सम्यक ज्ञान होते चारित्र। हैं, 8 कर्मों का दहन करना है इसलिए 8 बहुत इम्पोर्टेंट है। नौ जैसे पदार्थ हो गए। 9 पदार्थ हैं तो 9, 7 हाँ, तत्व हैं तो 7। तो फिर- चलता चला जाता है इसी और तरीके सम्यक दर्शन सम्यक से। ज्ञान 6 द्रव्य हैं तो चारित्र है। 6, हाँ, जीव और अजीव 2 हैं तो इसलिए 2। तो कौन सा नहीं है? दे आर ऑल इम्पोर्टेंट करेक्ट, हाँ। इक्वली। उसमें कृत कार्यत अनुमोदना और है, एक तो है ही, एक तो आरंभ है है। ही एक का तो क्या अपना चतुर्थी जीव भाव जीव, एक का क्या है अंकल? है। कृत एक कार्यत एक अनुमोदन। बस बाकी तो है, बस वही एक तो वही आपका जीव। हाँ, जीव ही तो है, सब कुछ और हाँ। कुछ है नहीं। तीन का अपना ऑटोमेटिक। त्रिरत्न हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो गया। तो ठीक है, तो मतलब सिद्धांतों से संबंधित नंबर है इनका, रत्न कोई है, ऐसा हर कोई। एक, हर एक को किसी के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं और उस नंबर वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। हाँ, तो मतलब ऐसा कोई एक कोई ये भी ऐसा आप कह सकते हैं कि इतना 9 बार आप पढ़ेंगे तो इतनी देर तक आपका फोकस रहेगा। रहेगा। एक टाइम की भी यूनिट हो गई कि इतना, इतनी हम्म। देर तक चलेगा। हाँ, पर ऐसा कोई वो सिद्धांत नहीं है कि भाई नो नंबर है तो ये कुछ सिद्धांत स्पेशल। किसी का नहीं। ठीक है अंकल, नहीं मेरे को आंसर मिल गया और वही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, पर मैं जस्ट वांटेड टू वैलिडेट इट, तो ठीक जितनी है। तरह से हम पाप करते हैं ना, वो तो वो उन 108 हो गया। पापों को तो नष्ट कितनी कर तरह से लेती कषाय है। करते हैं उसका तो 108 का आंसर है शायद, कि करित कारित अनुमोदना नहीं, वो समाम फिर समारा भेद मारा। प्रभेद करते हुए वो लाखों करोड़ों में भी पहुंच जाता है, उसमें कोई नंबर नहीं रहता है ना उसमें। नंबर नहीं रहता, हाँ। ठीक है अंकल। जैन जैन दर्शन की तो विशेषता है कि जब विशेष पर जाते हैं तो फिर कोई सीमा नहीं है। हम्म। आपको मिल भी जाएंगे, आप कुछ भी उठा के देखिए कि 36,873 ये ऐसे बने, जोड़ते चले जाएंगे और फिर उसमें बहुत सारी अप्रोचेस हो जाती हैं, तो उसमें यू कैन अराइव एट एनी नंबर यू लाइक। हाँ। कहीं पर कुछ जोड़ दिया, कहीं पर वो अलग कर दिया कि इसको इसमें शामिल कर लिया, ये इसमें गर्भित है वो उसमें गर्भ। तो तभी एक तक कभी उसमें वो नहीं मिल पाती, यानी हम्म। यू कांट फाइंड यूनानिमिटी ऑन दिस। हाँ, पर बेसिक आंसर वही कि जो भी आप करो जैसे शुद्धता से जैसे करो और कषाय मन से 4 भी करो। हैं, हम्म। कषाय 4 भी हैं, 16 भी हैं, नौ 25 भी भी है, हैं। 25 तो भी है। बढ़ते चला जाता है नंबर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हाँ, हो सकता है, यू कैन अराइव एट एनीथिंग। एनी नंबर, सही अंकल। हाँ, पर मुख्य बात यही है कि जो भी करो आप शुद्ध उच्चारण से करो, शुद्ध समझ के करो, और जो पूरे मन से करो, तल्लीनता से हाँ, करो, मेन मुख्य बात तो ये है। तभी तो भाव प्रधान है। हाँ, भाव, भाव से ही सब कुछ होता है। भाव, हाँ। भाव क्या है आपका करते समय, Correct। दैट इज व्हाट मैटर्स। हाँ, नंबर के विकल्पों में मत पड़ो, वरना दिमाग में वही लगा रहेगा कि 100 बार 8 बार हुआ कि नहीं हुआ, गिनती तो गलत नहीं हो गई, हाँ, एक ऊपर तो तो नहीं हो फिर तो गया। कोई फिर तो भाव नहीं आ रहा रह हाँ, गया ना भाव फिर उस पे तो। नहीं है कि आप क्या फिर कर तो रहे हो, भाव आप, उस पे। फिर तो देन यू बिकम अ काउंटिंग मशीन, है ना, हाँ। जैसे कि नोट काउंट करने की मशीन होती है ना। तो उसी हम्म। तरह से आप वो काउंट कर रहे हैं उसमें सही बात लिखते हुए। है, सही अंकल, फिर मेरे को आंसर मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू विभा जी। आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहा, तो अगला सेशन भी आप लेने वाले हैं, फोर्थ हाँ सेशन। जी। और हाँ मैं जी। अपने ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि अब इसके बाद अपने पास स्पीकर्स नहीं है नेक्स्ट 2 और 3 से, आई थिंक 2 सेशंस और 3 सेशंस। तो अपने को वो देखना है कि अपन कैसे बीच का गैप फिल अप करें। पर अभी आपका अगला सेशन आपका रहेगा। थैंक यू अंकल, आपने भी मतलब हमेशा ही। अगले सेशन में नीरज भैया, मैं और स्वाति हम ट्रेवल कर रहे होंगे, बट एनीवे हम ग्रुप में बात कर लेंगे, ठीक है, है ना? अभी ठीक, तो मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ। बट ठीक है, समटाइम ठीक है, नियर टू द टाइम ठीक है, अगर कहीं से कुछ इनविटेशन आ गया है, मुझे जाना ठीक है, पड़ा, तो मैं कर दूंगा, पर अभी मैं अवेलेबल हूँ, तो ठीक है, जब मैं ठीक है, अवेलेबल हूँ तो नो वरीज, आई विल ठीक मैनेज। है। बट मैं थैंक नहीं यू। तो मैं अपडेट कर दूंगा बिफोर एंड। ठीक है। सो मैं जिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जी। जय जिनेन्द्र।